तो आज केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड फर्स्ट चैप्टर हम लोग ने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, 5 पार्ट्स में किया है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आपको वो देखना है तो वो देखो, वरना यहाँ से स्टार्ट करना है तो डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट। एंड आज पार्ट 1 में हम लोग ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर कंप्लीट ही कर रहे हैं। एंड इसमें क्या क्या कवर होगा, फर्स्ट तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर चार्ज टू मास रेशियो, फिर मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, देन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, फिर रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, अल्फा बीटा गामा रेज। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। एटॉमिक मॉडल्स में किसका, थॉमसन का एंड रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे। एंड देन हम लोग बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट। उसमें एक होता है वेव नेचर एंड दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो लाइट फॉर्म में आता है, जो कंटिन्यूस फॉर्म में है। एंड जो पार्टिकल नेचर है वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म्स में आता है, वो हम लोग आगे सीखेंगे ऑफकोर्स। एंड पार्टिकल नेचर के एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये दो चीज़ कंप्लीट करेंगे ये पार्ट में। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। क्या है फर्स्ट, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसमें भी फर्स्ट पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में हुआ था एक्चुअल में, डिस्चार्ज ट्यूब में। डिस्चार्ज ट्यूब में फर्स्ट क्रुक करके एक साइंटिस्ट था, उन्होंने किया था। एंड देन फराडे साइंटिस्ट है, उन्होंने पूरा डिस्कवर कर लिया इलेक्ट्रॉन को। देन हम लोग पढ़ेंगे इसका एपेरेटस। एपेरेटस क्या है, एक कैथोड है, एक एनोड है, एंड इसका बैटरी लगाया हुआ है, वो भी 10,000 वोल्टेज का, एंड वेरी लो प्रेशर है। क्यों किया लो प्रेशर, एयर नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, नहीं करता रहता तो अभी हम लोग को शॉक लगता रहता, राइट। पर एयर को हम लोग जो बीच में है डिस्चार्ज ट्यूब के, उसको एयर कंडक्ट करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो 1000 वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर जब उसका कर देंगे ना, तभी एयर कंडक्ट करने लगता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि गैसेस कंडक्ट करने कब लगेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या आंसर आएगा, वेरी हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर। वेरी लो प्रेशर नियरली टू वैक्यूम, नियरली वैक्यूम बन जाता है, एंड उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। ओके, इसलिए ये हम लोग ने कंडीशंस क्वेश्चन में लिया है, मतलब एक्सपेरिमेंट में लिया है। देन हम लोग प्रॉपर अभी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिससे प्रॉपरली हम लोग को पता चला इलेक्ट्रॉन्स है वो किसने किया था, बाय जे थॉमसन। ये एपेरेटस वगैरह फराडे ने दिखाया था। एंड देन प्रॉपर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया था, जे थॉमसन। तो इसमें क्या है कि जो बीच में जो गैस प्रेजेंट है ना, समझो हम लोग ने लिया है हाइड्रोजन गैस, करेक्ट। अभी हाइड्रोजन गैस इतना हाई वोल्टेज पे आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो क्या हो जाएगा, H प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। वैसे H2 के कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना, पूरा वो गैस से ही भरा है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो सबका इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो जाएगा, सब लोग आयोनाइज हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन बीच में जमा हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर मूव करता है, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, ऑफकोर्स पॉजिटिव साइड। तो एनोड के तरफ इस पॉजिटिव एंड कैथोड इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज है, ओके। एंड वो मूव करता है, एंड जो ये परफोरेटेड हम लोग ने ना एनोड को है ना बीच बीच में से होल्स बना दिया, ताकि वो जाके स्ट्राइक हो, जो एंड है ना एपेरेटस का इधर स्ट्राइक हो, एंड हम लोग को पता चले कि कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स है या नहीं है, वो ढूंढने के लिए ये किया। तो जब हम लोग ने देखा तो जो रेस थे ना, वो जाके स्ट्राइक हुए एंड ब्राइट कुछ कलर दिखाया, लाइक इधर फ्लोरोसेंट स्क्रीन था ना, तो उस पर स्ट्राइक होकर लाइट या ब्राइट कलर समथिंग कुछ दिखाया। एंड फ्लोरोसेंट स्क्रीन किसका था, ZnS, जिंक सल्फाइड, ओके। एंड देन हम फिर डिस्कवरी हुआ कि जो रेज आ रहे हैं ना, वो कैथोड साइड से आ रहे हैं, करेक्ट, एनोड की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि एनोड पॉजिटिव एंड है एंड कैथोड इज नेगेटिव एंड। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, अट्रैक्ट किधर होंगे, पॉजिटिव एंड के तरफ। तो समझा कि कैथोड से एनोड जा रहे, इसलिए उसका नाम रख दिया कैथोड रेज। रेज कमिंग फ्रॉम कैथोड साइड आर नोन एज कैथोड रेज। बट एक इसमें ये है कि ये डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड रेज, ये कैथोड रेज से ओरिजिनेट नहीं होता, जो गैस बीच में प्रेजेंट है ना, उससे ये ओरिजिनेट हो रहा है। तो ये चीज क्लियर रखना, ये डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, ओके। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते, ये जो इलेक्ट्रॉन से ये समझाना, जाके ये स्क्रीन पे स्ट्राइक होके कुछ ब्राइट कलर दिखाएंगे या शाइन करेंगे, तो ये जो साइंटिस्ट था उनको पता चला कि कुछ जो पार्टिकल्स है, कुछ पार्टिकल्स है। देन उसका रिसर्च किया, एंड देन हम लोग को और प्रॉपर्टीज बताया कैथोड रे के बारे में, कि ये जो रेज जा रहे हैं उसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो अभी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते, स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स द एनोड। मूव टूवर्ड्स द एनोड ये पढ़ा हम लोग ने। कैथोड रेज आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स। हम लोग को रेज जा रहा है वो नहीं दिख रहा, हम लोग को क्या दिख रहा है कि इधर जो ब्राइट स्ट्राइक हो रहा है ना, उसको वो हम लोग देख पा रहे हैं, ओके।
इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कैथोड रेज का हम लोग को पता है कि क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन से, करेक्ट। अभी हम लोग ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इधर माइनस इधर पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? ऑफकोर्स ऐसे जाएगा। एंड जब हम लोग उसको मैग्नेटिक फील्ड देंगे ना तो ऐसे जाएगा। ये हम लोग सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट में, 12th का फिजिक्स का चैप्टर है, उसमें हम लोग समझेंगे F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस प्रोडक्ट बी करके एक फॉर्मूला है, उससे हम लोग ये समझते हैं। अभी के लिए समझ लो, जो साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसके ऑपोजिट साइड मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, बट ये दोनों फील्ड नहीं रहेगा तो कैसे जाएगा? स्ट्रेट। इसलिए इधर बोला इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, in the presence of electrical or magnetic field, the behavior of cathode rays are similar to that expected from negatively charged particles, suggesting that cathode rays consist of negatively charged particle called electrons. वही अभी हम लोग ने इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, the characteristics of cathode rays do not depend upon the material of electrodes and the nature of gas present in the cathode ray tube. जो गैस प्रेजेंट है ना उस पर कुछ डिपेंड नहीं करेगा कैथोड रेज, हमेशा उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। एवरी एटम एवरी मॉलिक्यूल में वही इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन सेम ही रहते हैं ना। जैसे अभी O2 को हम लोग ने आयोनाइज किया तो क्या हो जाएगा? O प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इधर भी यही इलेक्ट्रॉन है। H2 को किया तो H+। हर इसमें ये प्रोटॉन चेंज हो रहा है बट इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये ध्यान रखना कि वो इंडिपेंडेंट है, किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट ही नहीं है। कैथोड रेज ना इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंडेंट है, ना जो गैस प्रेजेंट है उस पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, राइट, इलेक्ट्रॉन। फिर कैथोड रेज ट्रेवल विथ हाई स्पीड अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट। कैथोड रेज का बहुत हाई स्पीड रहता है एंड इसके हाई स्पीड के वजह से ना जो शीट पे फॉल होता है तो काइनेटिक एनर्जी बनता है और हम लोग को वो कन्वर्ट होकर लाइट एनर्जी में दिखता है। इसलिए हम लोग को समझा कि कुछ पार्टिकल्स है प्रेजेंट, ओके। एंड देन उसका हम लोग ने रिसर्च करके प्रॉपर्टीज निकाला ये सब। कैथोड रेज कैन कॉज फ्लोरोसेंस, वही चीज ये लाइन पे है, ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट एंड उसकी वजह से फ्लोरोसेंस क्रिएट हुआ। अभी व्हेन कैथोड रेज फॉल ऑन सॉलिड्स लाइक मेटल्स पे एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड, ओके। ये लाइन याद रखना, इसके बारे में और नीचे हम लोग पढ़ने वाले। कैथोड रेज पोजेसेस आयनाइजिंग पावर, दैट इज दे आयनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। क्या है? कैथोड रेज पोजेसेस आयनाइजिंग पावर, दैट इज दे आयनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। अभी जो हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं ना उससे कैथोड रेज तो आयनाइज होते हैं, बट कैथोड रेज इतने पावरफुल है कि वो भी आयनाइज कर सकते हैं आगे गैस को या कुछ भी एटम्स को वगैरह, यही बताया इधर। द नेचर ऑफ दिस रेज डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द कैथोड मटेरियल यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, ये तो ऊपर ही डिस्कस हुआ। कैथोड रेज आर अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप दिस इज क्लियर। अभी हम लोग एक बार समराइज करते क्या पढ़ा। जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट दिया। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या देखा? जो बीच में गैस था वो उसका आयोनाइजेशन हो रहा है एंड आयोनाइजेशन होने की वजह से H+ और इलेक्ट्रॉन्स में वो ब्रेक डाउन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एनोड की तरफ मूव कर रहे थे। तो देन हम लोग को कुछ पता चला कि जो नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स है वो एनोड की तरफ जा रहे हैं एंड जाके जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया उस पर स्ट्राइक करके कुछ ब्राइट लाइट दिखा रहे। तो देन रिसर्च किया उसके ऊपर, तो पता चला कि कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है उसमें जिनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया एंड देन उनका सब प्रॉपर्टीज निकाला। जैसे फर्स्ट वो स्टार्ट तो कैथोड मतलब कैथोड टू एनोड मूव करते बट ओरिजिनेट कैथोड से नहीं होते। सेकेंड इज वो विजिबल नहीं है, विजिबल कब हम लोग को समझा जब वो स्ट्राइक हुआ। थर्ड वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन पे चलते, करेक्ट। एंड इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड पे वो जो एक्सपेक्टेड था नेगेटिव चार्ज को दिखाना वो दिखा रहे थे, इसलिए हम लोग को समझा कि उसमें कुछ पार्टिकल्स है जिनको फिर हम लोग ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम लोग को समझा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, ना इलेक्ट्रोड्स के नेचर पे ना मटेरियल पे, किसी पे भी नहीं। एंड गैस जो प्रेजेंट है उस पर भी नहीं। एंड ये चार्ज पार्टिकल्स का एक ग्रुप है, करेक्ट। एंड इसका बहुत हाई स्पीड है, उसके हाई स्पीड की वजह से बहुत काइनेटिक एनर्जी फॉर्म होता है, उसकी वजह से फ्लोरोसेंस दिखा। एंड देन कैथोड रेज जब मेटल्स पे पड़ते तो एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड एंड कैथोड रे के पास आयनाइजिंग पावर है, मतलब वो किसी भी गैस पे गैस को जब पास करेंगे तो उनको आयोनाइज कर सकते हैं, ओके। मतलब इलेक्ट्रॉन को लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। फिर कैथोड रेज आर अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, खत्म। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और हो जाएगा क्लियर। अभी पहले हम लोग चलते हैं चार्ज टू मास रेशो। ये भी थॉमसन ने ही दिया था। इसमें है ना क्या किया, इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर है ना एक इलेक्ट्रॉन लिया
एंड देन अलग अलग फील्ड्स देके डिविएट किधर हो रहा है इलेक्ट्रॉन ये देखा। जो हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया ना वही इधर एक्सपेरिमेंट करके देखा। ओके तो इसमें फर्स्ट इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देने पे इधर नेगेटिव साइन है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो किधर जाएगा? ऑफकोर्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ। मतलब ये डिविएशन किधर दिखाएगा? इधर, इधर दिखाएगा, करेक्ट। तो इधर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। एंड इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू QE। ओके वैसे ही जब उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो मैग्नेटिक फोर्स लगाया तो वो किधर गया? किधर डिविएट हुआ? इस साइड, करेक्ट। ये हम लोग अभी ये नहीं समझोगे आप, ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह समझेगा ना एक बार, देन आप उसका डायरेक्शन वगैरह निकाल पाओगे, जो थोड़ा टाइम के बाद आप सीख ही लोगे, अभी उसका इतना ज़रूरत नहीं है। ये मैग्नेटिक फोर्स, करेक्ट। एंड ये जब स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस पे चार्ज जीरो है, मतलब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, या जो दो फोर्स लग रहे हैं वो बैलेंस्ड है। ये दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। तो इधर लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू जीरो या इज इक्वल टू बैलेंस्ड, कुछ भी हो सकता है, तभी वो स्ट्रेट लाइन मूव किया। ओके एंड ये डिविएशंस क्यों होता है? फर्स्ट तो एक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड हो तो, या फिर कुछ चार्ज हो तो, अगर चार्जलेस पार्टिकल रखा लाइक न्यूट्रॉन जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसको रखा तो वो किधर डिविएट ही नहीं होगा, वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। क्यों? उसमें कोई चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज भी होना ज़रूरी है, करेक्ट। एंड थर्ड, उसका मास बहुत कम होना चाहिए। अगर अभी दो पार्टिकल्स है, एक बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा है, एक बहुत लाइट है, तो किसका चांस ज़्यादा है डेविएट होने का? ऑफकोर्स जिसका लाइट है मास, जो हैवी है ऑलरेडी वो क्यों मूव होगा? ये तो हम लोग ने पढ़ा है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट वगैरह। जो हैवी चीज़ है वो इंटेंट ही नहीं दिखाती मूव होने का, बट जो लाइटर वेट वाला है उसके पास इंटेंट भी होता है, वो मूव भी इजीली कर पाता है। ओके सो इसलिए 1 बाय मास, मास से इन्वर्स होता है, लाइटर मास वाला इजीली डिविएट कर पाएगा। अभी ये सब जो इधर मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बता देते, बट ये आप फिजिक्स 12th फिजिक्स का पोर्शन है ये सब। ओके सो अभी हम ये सब से है ना एक कंक्लूजन निकाला, EM रेशो। EM रेशो को हम लोग स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं। EM रेशो फॉर इलेक्ट्रॉन्स पहले तो निकालते हैं हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। EM रेशो क्या है? चार्ज बाय मास रेशो, चार्ज बाय मास रेशो। ये जो हम लोग ने पढ़ा ना, इसका पूरा डेरिवेशन के बाद ये कंक्लूजन निकल के आया EM रेशो करके, जिसको चार्ज बाय मास रेशो बोलते हैं या स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के लिए ढूंढेंगे स्पेसिफिक चार्ज, तो क्या आ जाएगा? E/m। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एंड मास क्या है? 9.1 × 10⁻31 kg। इसको सॉल्व किया तो हम लोग को ये आएगा माइनस, ये साइन माइनस आएगा बिकॉज चार्ज नेगेटिव में रहता है, -1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg, या -1.76 × 10⁻8 कूलम पर ग्राम। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में जिस हिसाब से पूछा रहेगा वही टिक करना। ओके एंड एक इसमें ना एक स्पेशल केस है इलेक्ट्रॉन्स का। क्यों? क्योंकि हम लोग ने ऊपर पढ़ा सब गैस का इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही होता है, कोई भी एटम ले लो, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, किसी भी गैस का कुछ भी, उसका इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो सेम ही रहेगा, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स वैल्यू उतना ही रहेगा, तो उसका EM रेशो है ना इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमेशा सेम रहेगा। फॉर डिफरेंट गैस EM रेशो फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज सेम, ऑलवेज मतलब ऑलवेज। प्रोटॉन्स के लिए चेंज होगा बट इलेक्ट्रॉन्स के लिए कभी चेंज नहीं होगा EM रेशो। सो अभी हम लोग आगे बात करते हैं, इसमें क्या है? द EM रेशो ऑफ कैथोड रेज इज x यूनिट। व्हेन हाइड्रोजन इज फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, what will be the value when deuterium is filled in it? ड्यूटेरियम फिल्ड किया है एंड क्या पूछा है? EM रेशो ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें ड्यूटेरियम का इलेक्ट्रॉन्स का पूछा है। तो अभी हम लोग ने पढ़ा कोई भी गैस ले लो, EM रेशो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमेशा सेम ही रहेगा, तो क्या रहेगा? x यूनिट। ए इज द करेक्ट आंसर। अभी हम लोग बात करेंगे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है? ये ना इसका एपेरेटस है, ये समझ लो फर्स्ट तो, एंड देन हम लोग ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्यों हुआ था? फर्स्ट टू फाइंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ना उसको ढूंढने के लिए ये वाला एक्सपेरिमेंट किया गया था बाय मिल्कन। ये देखो लिखा है इधर, बाय मिल्कन
करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिया था एंड ये अपैरेटस यूज़ किया था। इसको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसमें है ना क्या स्पेशलिटी है, इसमें देखो इधर पॉजिटिव चार्ज दिया था, इधर नेगेटिव चार्ज दिया था एंड इधर से ना ऑयल ड्रॉप्स को स्प्रे कर रहे थे एंड जब स्प्रे कर रहे थे तो इधर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, प्लस माइनस के वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा था एंड ये स्प्रे कर रहे थे ना तो उसके वजह से एयर था एटमॉस्फेयर में, वो जो कंटेनर है उसमें भी एयर लिया था, तो जो वो बायंसी फोर्स पता है, एयर ड्रैग फोर्स, एयर थोड़ा सा ऊपर ले रहा था, हल्के चीज़ों को मतलब फ्लाई कर सकते, तो थोड़ा सा ड्रैग फोर्स हो गया इधर। तो इधर ये 3 फोर्स के हेल्प से मिल्कन सर ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज ढूंढा। अभी हम लोग इसका कंक्लूजन डायरेक्टली पढ़ते हैं, हम लोग को ये है नहीं क्या है एक्सपेरिमेंट वगैरह, बस इतना डायग्राम एंड ये दिया हुआ है, हम लोग उतना देखेंगे। बाय केयरफुली मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड strength on the motion of oil drops, Milken concluded that the magnitude of electrical charge Q on the droplets is always an integral multiple of the electrical charge E। क्या बोल रहा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज Q ऑन द ड्रॉपलेट, सब ड्रॉपलेट्स पे जितना टोटल चार्ज है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा उनके इलेक्ट्रिकल मतलब एक एक ड्रॉप के चार्ज के, मतलब जो टोटल चार्जेस Q, एक एक इलेक्ट्रॉन का चार्जेस E, एक एक ऑयल ड्रॉप का चार्ज भी बोल सकते E, तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही रहेगा। लाइक Q इज इक्वल टू 2 ही हो सकता है, Q इज इक्वल टू 4 ही हो सकता है, Q इज इक्वल टू 3/5 ही नहीं हो सकता, Q इज इक्वल टू 0.2 नहीं हो सकता। ये हमेशा ये 1 2 3 ऐसा इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब एक कंप्लीट नंबर रहेगा, उसका डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं चलता, तो उसको इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज E बोलते हैं। बस इतना ही ये सर ने हम लोग को बताया था। एंड देन हम लोग को बोला कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो चेम्बर में फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑयल कौन से फोर्स थे, तो कौन सा था, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एयर ड्रैग फोर्स था, ये 3 ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चंस में आ सकता है, सो ध्यान रखना। तो इसमें क्या था, ये हम लोग को क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है इसमें, ये ध्यान रखो। एक तो कभी कभी अपैरेटस दे देंगे एंड पूछेंगे किसका अपैरेटस है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसके लिए हुआ था, टू फाइंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड हम लोग ने जब इसका कंक्लूजन देखा तो क्या आया, Q इज इक्वल टू एनी, मतलब जो टोटल चार्ज रहेगा ना वो जो स्मॉल चार्ज के हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ही रहेगा। ओके, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा नंबर रहेगा। बट ये पॉसिबल है क्या 1.2 हो या 5/6 हो, ऐसे नंबर्स होना पॉसिबल है नहीं। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 2 3 4 प्रॉपर नंबर्स। एंड ये जो एक्सपेरिमेंट में कौन से फोर्स को यूज़ करके हम लोग ने चार्ज ढूंढा इलेक्ट्रॉन का, वो था ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड एयर ड्रैग फोर्स। ये 3-4 चीज़ें याद रखो, ये इसके लिए ये क्वेश्चंस हो जाएंगे इजीली। आज तक आया नहीं है बट आ सकता है। अभी हम लोग आएंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स ये किसने किया था, बाय गोल्डस्टीन करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये प्रोटॉन्स का डिस्कवरी किया था। ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी जैसा ही है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, वही एपेरेटस लिया है, डिस्चार्ज ट्यूब लिया है, इधर माइनस मतलब कैथोड है एंड इधर प्लस मतलब एनोड है, देखो एनोड एंड परफोरेटेड कैथोड, क्योंकि इस बार हम लोग को प्रोटॉन्स का ढूंढना है, करेक्ट। तो एंड इधर स्क्रीन भी लगाया हुआ है, ओके। एंड इधर एयर एट वेरी लो प्रेशर है एंड बहुत हाई वोल्टेज का जनरेटर लगाया हुआ है। तो अभी हम लोग जब इस पे से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो जो इधर गैस है उसका ब्रेक डाउन होगा। अभी मान लो H2 गैस है तो उसका ब्रेक डाउन हुआ H+ एंड इलेक्ट्रॉन माइनस में, करेक्ट। एंड जब उसका ब्रेक डाउन हुआ तो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा एनोड की तरफ जाएगा, जो ये H+ है ना इस बार वो कैथोड की तरफ जा रहा है। एंड हम लोग ढूंढ भी H+ के बारे में, मतलब जो दूसरा आयन था ना इलेक्ट्रॉन के साथ उसके बारे में है, ओके। तो वो जो पॉजिटिव जो आयन्स थे वो जा रहे थे कैथोड की तरफ एंड जाके वो स्ट्राइक होके हम लोग को एक ग्लो दिखा, एक ब्राइटनेस दिखा, एक लाइट जैसा दिखा। एंड इसका भी हम लोग यही बोल सकते हैं, ये ट्रैवल एनोड से कैथोड कर रहे हैं इसलिए उनको एनोड रेज बोलते हैं या फिर कैनल रेज भी बोलते हैं। बट ये ओरिजिनेट एनोड से नहीं होते, ये भी रेज एनोड से ओरिजिनेट नहीं होते, कैथोड रेज भी कैथोड से ओरिजिनेट नहीं हो रहे, बस उनका डायरेक्शन ये है कैथोड टू एनोड, इसलिए कैथोड रेज बोला है ऊपर, एंड इधर एनोड टू कैथोड है इसलिए इसको एनोड रेज बोल दिया। बस इतना ही डिफरेंस है, ये याद रखना। एंड नेक्स्ट, अभी ये हमेशा ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन एंड कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या, अभी इसमें हम लोग ने जो H2 गैस लिया है ना तो ये प्रोटॉन्स रहेंगे वो H+ रहेंगे। वैसे ही दूसरा कोई गैस ले लेंगे, अगर O2 गैस लिया तो उसका O++ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा।
तो अलग अलग मटेरियल अलग अलग गैस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोटॉन्स बन रहा है। पर इलेक्ट्रॉन्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि O2 लिया तो O प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये जो पार्टिकल्स बन रहे हैं ना वो हमेशा सब में सेम रहेगा। बट ये जो है ना वो प्रोटॉन्स वो हर उसमें डिफर हो सकता है। इसके वजह से ये जो O प्लस है ये मटेरियल पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। एंड डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सो दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज। जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ना, ये जो चार्ज था पॉजिटिव चार्जेस थे, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो ऑफकोर्स किधर जाएगा, इधर डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है नेगेटिव को। इसकी वजह से हम लोग को पता चला कि ये पॉजिटिव चार्ज है। देन उसको मैग्नेटिक फील्ड दिया तो उसको जिधर एक्सपेक्टेड था इधर जाने का वो उधर ही गया। इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज है वो और प्रूव होता गया। एंड देन उसका चार्ज टू मास रेशियो है ना, जैसे हम लोग ने कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन्स इधर से भी देखा कि सेम ही रहता है हर उसमें, हाँ, तो वो तो सेम ही आया इलेक्ट्रॉन्स का। बट प्रोटॉन्स के लिए चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स इन एनोड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन। जो गैस लिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि सबका मास बदलेगा। अभी हाइड्रोजन का मास इज 1, ऑक्सीजन का इज 8, तो वैसे चेंज होता जाएगा। इसके वजह से EM रेशियो चेंज होगा फॉर प्रोटॉन्स, फॉर एनोड रेस भी बोल सकते हैं। अभी EM रेशियो है ना इज मैक्सिमम व्हेन हाइड्रोजन गैस इज टेकन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मास है ना हाइड्रोजन का इज वेरी लेस, बहुत कम है, उसमें सिर्फ एक ही पॉजिटिव आयन है, मतलब ऐसे हम लोग इंडिकेट करते। करेक्ट। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। इसके वजह से ये सबसे लाइटेस्ट है। हाइड्रोजन आर लाइटेस्ट, दैट पॉजिटिव आयन फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन आयन आर लाइटेस्ट, यही लिखा है। एंड स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड एज प्रोटॉन। जो हाइड्रोजन गैस से ऑब्टेन होता है उसको हम लोग प्रोटॉन का नाम दे दिया। जो सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे लाइटेस्ट है, उसका EM रेशियो इज मैक्सिमम। ओके, अभी हम लोग EM रेशियो ऑफ प्रोटॉन निकालते, मतलब हाइड्रोजन आयन का EM रेशियो निकालते, तो क्या आएगा? फर्स्ट तो चार्ज बाय मास लिखा तो आ गया ये 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम एंड 10⁷ कूलम पर kg। एंड जब हम लोग ने इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का कंपेयर किया ना EM रेशियोज, तो किसका बड़ा है? इलेक्ट्रॉन का EM रेशियो क्या था? -1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg, एंड इसका था 9.58 इंटू 10⁷ कूलम पर kg। तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन का EM रेशियो इज बिगर। एंड ये बात एक है, इलेक्ट्रॉन का EM रेशियो सबसे बड़ा है। कोई भी पार्टिकल ले लो, इलेक्ट्रॉन का EM रेशियो इज द मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे छोटा है, सबसे मतलब 9.1 इंटू 10⁻31 kg, मतलब बहुत ही छोटा है। उसका मास इज नेग्लेजिबल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने, तो उसका मास इज नेग्लेजिबल। इसके वजह से उसका मास बहुत छोटा होने के वजह से EM रेशियो उसका सबसे मैक्सिमम आता है। ओके, अभी बहुत जन को कन्फ्यूजन होता है कि एक ही ट्यूब में हम लोग ने दोनों ले लिया तो कैसे होगा, ये सब बहुत ऐसा माइन्यूट कन्फ्यूजन होता है। जो गैस लिया ना वो प्रोटॉन्स भी फॉर्म करेगा एंड इलेक्ट्रॉन्स भी फॉर्म करेगा। इलेक्ट्रॉन्स कोई भी गैस लेने पे वही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे E- एंड प्रोटॉन्स चेंज हो सकते, जैसे O+, H+, कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते, प्रोटॉन्स हो सकते। तो एक ही गैस लिया, हम लोग ने जब स्क्रीन लगाया तभी समझेगा, इसलिए हम लोग ने एक एक एक्सपेरिमेंट अलग अलग किया एंड देन स्क्रीन लगा के उस पर जब स्ट्राइक हुआ तभी हम लोग को समझा। एंड देन हम लोग ने उसके प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में स्टडी किया, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाला, वो किस में डिविएट हो रहा है वो जान के उसके पार्टिकल नेचर के बारे में समझा, उसके नेचर से हम लोग ने दूसरा प्रॉपर्टीज़ और निकाला। सो ये ऐसे ही नहीं हो गया, धीरे धीरे एक एक स्टेप से होता है। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। सो अभी हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, गैसेस आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयर कंडक्टिविटी मे बी इंक्रीज्ड बाय। हम लोग ने ये फर्स्ट पॉइंट ही पढ़ा था चैप्टर स्टार्ट होने पे कि एयर तो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा रहता तो अभी हम लोग शॉक में रहते कंप्लीटली। बट तो वो जो वैक्यूम जो ट्यूब बनाया था, डिस्चार्ज ट्यूब, उसमें कैसे एयर कंडक्ट हो रहा था? तो हम लोग ने क्या कंडीशंस लिया था? हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। तो ऑप्शंस में हम लोग ये सर्च करते हैं, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। इंक्रीजिंग द प्रेशर एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, नहीं। इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड और इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं। डिक्रीजिंग द प्रेशर एज वेल एज, नहीं। डिक्रीजिंग द प्रेशर एंड और इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स बराबर लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब हाई वोल्टेज। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कैथोड रेज?
कैथोड रेस के लिए कौन सी चीज़ें सही नहीं है, हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शंस। कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सही, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ रहता है। नेचर ऑफ कैथोड रेस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब, नहीं, कैथोड रेस का नहीं, एनोड रेस का होता है। इलेक्ट्रॉन सब में सेम ही रहता है, इसके वजह से मतलब इलेक्ट्रॉन का टाइप सेम रहता है, ऐसे नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो सकते बट इलेक्ट्रॉन जो है वो वही रहेगा। पर प्रोटॉन में कैसे O+, H+, ऐसा अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग प्रोटॉन बन सकता है, बट हर उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होता है वो सेम टाइप का होता है। कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, सही। कैथोड रेज वेर डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन, ये भी सही है। तो कौन सा इनकरेक्ट है, बी इज द इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the charge to mass ratio of the particles anode rays depend on the nature of gas taken in discharge tube, करेक्ट। EM by ratio एनोड रेस का नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, ये सही है। सेकेंड, द पार्टिकल ऑफ एनोड रेस कैरी पॉजिटिव चार्ज, नहीं, पॉजिटिव चार्ज नहीं, सॉरी पॉजिटिव चार्ज ही कैरी करते, एनोड रेस कैरी पॉजिटिव चार्ज, सही है। तो अभी ये असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, A and R बोथ आर करेक्ट, बट R इज द रीजन फॉर इट, नहीं, R रीजन नहीं है। इसका रीजन क्या आना चाहिए था, इसका रीजन आना चाहिए था कि क्योंकि गैस का सबका प्रोटॉन डिफरेंट फॉर्म होता है, इसके वजह से एनोड रेज में जो EM रेशो बनता है वो अलग आता है, सो ये रीजन नहीं है। तो R इज नॉट रीजन फॉर A। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे पार्टिकल इज, कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन्स का, स्पेसिफिक चार्ज मतलब EM रेशो, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एनोड, नहीं, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस एटम्स प्रेजेंट इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब, नहीं, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द कैथोड, नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट। मैंने बताया था कि ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, ओके। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द चार्ज टू मास रेशो ऑफ द पार्टिकल्स इन एनोड रेस डिपेंड ऑन द गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब, करेक्ट। चार्ज टू मास मतलब EM रेशो एनोड रेस का जो गैस प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। सेकंड क्या है, बिहेवियर ऑफ कैथोड रेस पार्टिकल एंड एनोड रे पार्टिकल आर सेम इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट डिविएशन, नहीं, दोनों का जो ये है वो सेम थोड़ी रहेगा, सेम रहता तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते कि इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से, सो ये ऑप्शन गलत है। थर्ड, कैथोड एंड एनोड रेस स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली, नहीं, ऐसे नहीं है, वो स्टार्ट वहाँ से नहीं होते, मतलब मूव वहाँ से होते, बट स्टार्ट इधर क्या बोला है, स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली, नहीं, कैथोड एंड एनोड से स्टार्ट नहीं होते, वो वहाँ से मूव करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल इन कैथोड रेस डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल, कैथोड रेस के लिए EM रेशो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, तो ये गलत है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, ऊपर लिया था वो, सो नेक्स्ट ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट, इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये करेक्ट है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, एंड इनके बहुत 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 छोटा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज़ अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स, करेक्ट। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रेज, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, बी इज द इनकरेक्ट वन। वैसे द ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बाय R.A. मिल्कन वॉज परफॉर्म टू फाइंड, क्या हम लोग ने ये चीज़ पे बहुत फोकस किया था, क्या किस चीज़ के लिए ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, टू फाइंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। वैसे ये क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन इज, इसमें क्या पूछा है, डायरेक्टली रिलेटिव मास पूछा है, जो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में वो चार्ट पढ़ा था रिलेटिव चार्ज वाला, रिलेटिव मास वाला। तो रिलेटिव मास कैसे निकालते हैं, पहले तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन। तो क्या है इसका मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 एंड इसका इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24, करेक्ट। तो ये आ जाएगा 1/1837। ये हम लोग ने वो चार्ट से याद रखा था, मास ऑफ रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो हम लोग को ये याद होना चाहिए, इसमें ये सॉल्व करते बैठने का टाइम नहीं रहता नीट के पेपर में। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया था।
कैसे डिस्कवर किया था? एक थीन शीट लिया था बेरिलियम का, उसको बॉम्बार्ड किया था बाय एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल इज डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन। डबली आयनाइज्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ हीलियम आयन को ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। He2+ उसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं। देन इसको जब किया तो हम लोग को 12C6 मिला प्लस 1N मिला, जिसको हम लोग ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चला कि एक न्यूट्रॉन है। एंड इस न्यूट्रॉन को जब हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला तो उसने कुछ भी शो नहीं किया, कुछ भी डिविएशन शो नहीं किया। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये न्यूट्रल है, मतलब ही Q = 0 है। एंड इसका EM रेशो, E तो पता चल गया 0। मास क्या होता है? मास तो हम लोग ने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एग्जैक्टली सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, तो E/m 0/, कुछ भी लिखो तो 0 ही आता है, तो इसका EM रेशो भी 0 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी के बारे में इतना ही बात है NCERT में, जो हम लोग ने डिस्कस कर लिया। एंड एक इम्पॉर्टेंट लाइन है NCERT में, रदरफोर्ड ऑब्टेन्ड प्रोटॉन्स बाय बम्बार्डिंग नाइट्रोजन एटॉमिक न्यूक्लियस विथ अल्फा पार्टिकल। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है रट्टा, ये डायरेक्टली करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन्स ऑब्टेन किया था नाइट्रोजन को बॉम्बार्ड करके अल्फा पार्टिकल्स के साथ। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका कुछ ऐसा हम लोग को डिटेल में दिया नहीं, बट ये आपको समझा न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। बेरिलियम, थीन शीट ऑफ बेरिलियम को बॉम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल के साथ, तो कार्बन मिला और एक पार्टिकल मिला जिसको हम लोग ने न्यूट्रॉन नाम दिया। न्यूट्रॉन का स्पेशलिटी क्या है? ये डिविएट नहीं होता, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दे दो। एंड हम लोग ने और ढूंढा तो वो न्यूट्रल है, इससे ये पता चला। एंड इससे ये भी पता चला कि उसका चार्ज क्या है? 0। एंड 0 चार्ज होने की वजह से उसका EM रेशो भी 0 हो जाता है। एंड उसका मास क्या है? ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास जितना है। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ये देखो, न्यूट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज चार्ज तो 0 एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, जिसको हम लोग 1 AMU भी बोलते हैं। तो हम लोग सर्च करते हैं, 1 U भी बोलते हैं, करेक्ट। नो चार्ज एंड नो मास नहीं, ये गलत है। नो चार्ज एंड अ मास ऑफ 1 यूनिट, हाँ ये करेक्ट है। इसमें नो चार्ज एंड 1 यूनिट मास भी है। अ चार्ज 1 यूनिट एंड नो मास नहीं, अ चार्ज ऑफ +1 एंड मास ऑफ 1 यूनिट नहीं, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एंड ये वाला चार्ट जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, जो फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, सबका मास, सबका रिलेटिव मास एंड चार्ज सॉरी चार्ज एंड उसका रिलेटिव चार्ज, ये हम लोग ने फर्स्ट उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1/1837, ये याद रखना। ये रिलेटिव मास और रिलेटिव चार्ज कैसे निकाला? प्रोटॉन के मास एंड चार्ज को डिवाइड करके हम लोग ने रिलेटिव मास एंड रिलेटिव चार्ज निकाला था सबका, ओके। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट NCERT का कंसेप्ट है। जब इलेक्ट्रॉन है ना, जो हम लोग ने कैथोड रेज में पढ़ा था, कैथोड रेज जब मेटल पे स्ट्राइक होता है तो क्या बनता है? एक्सरे। तो यही चीज़ इधर है, बट हम लोग ने इधर इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स यही लिखा है, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस, फॉर एग्जांपल टंगस्टन, मॉलिबेडम, तो क्या एक्सरेज फॉर्म होगा? बस इतना ही है जो हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया था। बस हम लोग ने तभी मेटल्स का नाम नहीं लिया था, इलेक्ट्रॉन मतलब ही कैथोड रेज, करेक्ट। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एंड अभी हम लोग आएंगे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है? स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेज फ्रॉम द अनस्टेबल न्यूक्लियर। जो अनस्टेबल न्यूक्लियर से जो अलग अलग टाइप का जो रेज एमिट होगा एकदम अचानक से, स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से एमिट होगा, उसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। एंड जब हम लोग ने इसको और रिसर्च किया तो हम लोग को 3 टाइप का रेज जो फॉर्म होता है वो पता, जो एमिट होता है वो पता चला, जो है अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज, ओके। अल्फा रेज क्या है? हीलियम न्यूक्लियस है, जो अल्फा पार्टिकल्स है ना वही अल्फा रेज है, जो कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। कैसे लिखते हैं? He42, हीलियम का न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल में He2+, ओके। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अल्फा पार्टिकल्स में क्या होता है? 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। वैसे ही बीटा रेज किससे बनता है? दे आर इलेक्ट्रॉन्स, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन से ही बनते हैं। इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, 1 बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल इन ऑल एटम्स, एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है इसमें बीटा रेज में। एंड गामा रेज क्या है? दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्टिंग ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स से बना हुआ रहता है गामा रेज, एंड गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अल्फा एंड बीटा रेज दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज नहीं है, बट गामा रेज है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है,
ओके, क्योंकि वो फोटॉन से बना हुआ है। एंड इस पे चार्ज कितना रहता है अल्फा रेस पे +2e का, ओके, बीटा पे -e का, एंड इस पे 0 है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होते हैं ना उन पे वो न्यूट्रल होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो, एंड वो डिविएट भी नहीं होते। अगर ये डिविएट होता तो इसका चार्ज ऑफकोर्स 0 नहीं रहता, कुछ तो चार्ज रहता। ओके, इसके वजह से हम लोग समझ सकते हैं ये डिविएट भी नहीं होता है, उसका चार्ज इज ऑल्सो 0। बट बीटा एंड अल्फा पार्टिकल्स डिविएट भी होते हैं, उनके ऊपर कुछ चार्ज भी प्रेजेंट है। एंड आयनाइजिंग पावर 100 टाइम्स ग्रेटर देन बीटा रेज एंड 10,000 टाइम्स ग्रेटर देन गामा रेज। आयनाइजिंग पावर क्या है, ब्रेक डाउन करना गैस का इलेक्ट्रॉन्स और उसके प्रोटॉन्स में कुछ भी, तो अल्फा रेस का सबसे ज़्यादा होता है, बीटा रेस का उससे कम होता है, गामा रेस का उससे बहुत कम होता है। ये एनसीईआरटी में इतना नहीं है, एनसीईआरटी में सिर्फ हम लोग को अल्फा बीटा रेस गामा रेस बताया है, उनका पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में बात किया है। हम लोग अभी पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। लो पेनिट्रेटिंग पावर, अल्फा रेज है ना उनका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम है, बीटा रेज है उनका थोड़ा ज़्यादा है, एंड गामा रेज है उनका सबसे ज़्यादा है। क्या है, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू थिक मेटल ब्लॉक्स, मतलब कितना भी थिक मेटल ब्लॉक रहेगा ना उससे भी वो पेनिट्रेट होते हैं। पेनिट्रेट मतलब ऐसा, अभी पेपर है और इधर से कुछ रेस जा रहा है तो वो उससे पास हो गया, इसका मतलब वो पेनिट्रेट करता है, उससे पास नहीं हुआ उसका मतलब वो पेनिट्रेट नहीं करता। तो अल्फा रेस पेनिट्रेट नहीं, बहुत कम करता है, बीटा रेस उससे ज़्यादा करता है, गामा सबसे ज़्यादा करता है, वही इधर लिखा है, गामा मोर सबसे ज़्यादा, बीटा उससे कम अल्फा। ओके, अभी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है, ये भी होता है, दोनों फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है। ये थोड़ा ज़्यादा होता है, ये क्यों थोड़ा ज़्यादा होता है वो अभी हम लोग आगे समझेंगे। ये कोई भी फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसका चार्ज 0 है। ओके, एंड इसका स्पीड 1/10 to 1/20 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, इसका 9/10 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, एंड इसका स्पीड ऑफ लाइट जितना ही, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो पार्टिकल वेव्स प्रेजेंट होते हैं ना उन सबका स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ये चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ लाइट में, बट अभी के लिए ये समझ लो। एंड अभी हम लोग इसके EM रेशो के बारे में बात करते हैं। EM रेशो में गामा का रेशो तो EM में क्या आ जाएगा, 0/सम मास आएगा, तो 0 ही हो गया, तो उसका EM रेशो सबसे कम है। अभी हम लोग को चेक करना है बीटा एंड अल्फा में। तो EM रेशो में फर्स्ट तो इलेक्ट्रॉन होना, मतलब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है बीटा में, ऊपर ही पड़ा, तो इलेक्ट्रॉन एंड इसका मास उतना ही हो जाएगा, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन का EM रेशो है उतना ही बीटा का EM रेशो आ जाएगा। वैसे अल्फा का जब चेक करेंगे ना तो चार्ज कितना है 2 ही, बट इसका मास कितना है 4 मास ऑफ प्रोटॉन जितना, तो ये कट करेंगे तो आ जाएगा हाफ समथिंग प्रोटॉन के EM रेशो। प्रोटॉन का जो EM रेशो है उसका हाफ इज द रेशो ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो हम लोग को इससे समझा कि बीटा पार्टिकल का EM रेशो ज़्यादा है देन अल्फा, एंड देन उससे भी कम है गामा का, क्योंकि उसका चार्ज ही 0 है तो EM रेशो 0 ही आएगा। एंड ये एक पॉइंट है, अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं, बट मैक्सिमम जो अफेक्ट करता है वो है बीटा रेस। क्यों, क्योंकि उनके हाईएस्ट EM रेशो के वजह से। देखो इधर एग्जांपल में हम लोग ने दिखाया है फोटो में कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है एंड इधर से हम लोग तीनों रे को एमिट कर रहे हैं, तो जो अल्फा रे है वो इधर जा रहा है, थोड़ा सा डिविएट हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ डिविएट होगा। गामा रेज है वो 0 चार्ज रहता है तो स्ट्रेट गया। वैसे बीटा रेज क्या है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है बीटा रेज में, मतलब वो किधर डिविएट करेगा, पॉजिटिव साइड में डिविएट करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज के तरफ। तो ये पॉजिटिव चार्ज के तरफ कर रहा है, बट उसका डिविएशन का ये देखो, इधर का डिस्टेंस एंड इधर का ये थोड़ा ज़्यादा है, तो यही चीज़ बताया कि डिविएशन बीटा रेज का बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसका EM रेशो ज़्यादा है। अभी हम लोग ने ये ऊपर ही पढ़ा था, डिविएशन किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा चार्ज, एंड थर्ड इज उसका मास। तो उससे हम लोग ने EM रेशो निकाला जाता है, जिसका EM रेशो ज़्यादा उसका डिविएशन ज़्यादा। ऑफकोर्स अब इलेक्ट्रॉन का EM रेशो इससे भी ज़्यादा होगा। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। ये द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वैल्यूज ऑफ EM रेशो फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन का EM रेशो सबसे हाईएस्ट रहता है, ये चीज़ हम लोग ने पढ़ा। देन हम लोग ने पढ़ा प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का हम लोग ने कंपैरिजन किया, एंड प्रोटॉन और अल्फा में अब भी कंपैरिजन हुआ कि जो अल्फा है ना उसका प्रोटॉन के हाफ EM रेशो रहता है, मतलब उसका EM रेशो इज हाफ ऑफ EM रेशो ऑफ प्रोटॉन, तो अल्फा। एंड न्यूट्रॉन तो 0 ही रहता है EM रेशो, तो ये वाला किधर है देखो, क्या पूछा, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब उल्टा डिक्रीजिंग से देखना है।
N होना चाहिए फर्स्ट, ये ऑप्शन गया। फिर होना चाहिए अल्फा, तो इसमें प्रोटॉन है, ये भी गया, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर प्रोटॉन एंड देन इलेक्ट्रॉन, सबसे इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन का होगा। नाउ ये चीज़ अभी हम लोग ध्यान देते हैं क्या है। एक्सरे और गामा रे है ना, वो दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। एंड जो कैथोड रे है, एनोड रे है, अल्फा रे है एंड बीटा रे है ना, वो सब नॉर्मल रेज है और ईएम वेव का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो डिविएट होता है, उनके पास कुछ चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डिविएशन शो करते। बट एक्सरे एंड गामा रे ये दोनों डिविएशन शो नहीं करते, इसके वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे का ही मतलब क्या है कि उनका स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ओके, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये न्यूट्रल होते हैं। हाँ, ये चीज़ भी है कि एक्सरे एंड गामा रे उनका चार्ज इज जीरो, बट ये जो कैथोड है, एनोड, गामा रेस, बीटा रेस, उन पे कुछ ना कुछ चार्ज है, उनकी वजह से उसका ईएम रेशियो आता है, उसकी वजह से हम लोग को डिविएशन पता चलता है। बट ऊपर वाले में वो न्यूट्रल है, मतलब उनका चार्ज ही जीरो है, उसका ईएम रेशियो भी जीरो है, मतलब वो कुछ डिविएशन ही शो नहीं करते, दे ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम लोग आते हैं एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स क्या है? अभी इधर तो हम लोग दो एटॉमिक मॉडल के बारे में ही पढ़ने वाले। फर्स्ट इज थॉमसन एटॉमिक मॉडल एंड सेकेंड इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो आप अभी बोलोगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल कभी पढ़ेंगे? वो हम लोग एक बार पार्टिकल नेचर पढ़ ले, क्योंकि वो पार्टिकल नेचर पे डिपेंड होके ही उसने वो पूरा मॉडल दिया है, एटॉमिक मॉडल दिया है। सो फर्स्ट थॉमसन एटॉमिक मॉडल में क्या था? थॉमसन ने बोला कि जो एटम है वो स्पेरिकल होगा शेप में, करेक्ट। एंड जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है ना, वो पूरे उसमें अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एंड जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो पॉजिटिव चार्ज के बीच बीच में किधर तो एम्बेड किया हुआ रहेगा, बट वो ओवरऑल न्यूट्रल होगा। तो इसका ड्रॉबैक क्या है? हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि जो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो बीच में है एंड पूरा मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन सेंटर। बट ये मॉडल के उससे वो पॉइंट गलत प्रूफ हो रहा है। बट वो पॉइंट तो प्रूफ हो चुका था, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल है एंड जो मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो तो सेंटर में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। तो वो चीज़ प्रूव नहीं होने की वजह से ये मॉडल हम लोग ने रिजेक्ट कर दिया। तो इसका ड्रॉबैक पढ़ते। मास ऑफ एटम इज सपोज टू बी स्प्रेड ओवर एंटायर एटम। तो इसमें पूरे एटम में स्प्रेड है, जो कि नहीं होना चाहिए था, जो कि सिर्फ सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है। जो एक्चुअल एटम है उसमें जो मास है वो सिर्फ सेंटर में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, ना कि आजू बाजू में। तो इसमें था, इसकी वजह से ये मॉडल रिजेक्ट किया गया। देन अभी आया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसमें क्या, इसमें एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू साइंटिस्ट ने प्रूव करने का कोशिश किया कि ऐसा रहेगा एटम। तो उस साइंटिस्ट ने बोला, जो हम लोग एक सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल का, एंड देन एक ये पूरा ये लगाया, सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्किन लगाया, फिर थिन गोल्ड फॉइल बीच में लगाया ऐसे, एंड इधर से ना पार्टिकल्स सेंड किया, रेस सेंड किया, अल्फा रेस सेंड किया। तो उसमें अल्फा पार्टिकल्स थे। तो अल्फा पार्टिकल्स थे ना, वो कभी ऐसे जा रहे थे, कभी स्ट्रेट जा रहे थे, कभी प्रॉपरली रिटर्न होके फिर से जा रहे थे। जैसे ये डायग्राम में देखो, जब अल्फा पार्टिकल्स आए ना तो थोड़े पूरा रिटर्न गए, थोड़े स्ट्रेट चले गए, थोड़ा एंगल बनाया, कुछ 90 डिग्री से ज़्यादा वाला एंगल बनाया, किसी ने 90 डिग्री से कम वाला एंगल बनाया। तो इससे कंक्लूजन क्या निकले? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। आधे से ज़्यादा तो ऐसे ही निकल गए, डिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। मतलब बहुत सारा, मेजॉरिटी कौन सा था जो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। एंड उससे कम नंबर में क्या था, जो थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट हुए एंगल्स में, कुछ तो एंगल में डिफ्लेक्ट हुए, वो थोड़े कम नंबर थे। एंड इतने सारे पार्टिकल्स में एक आधा पार्टिकल था जो प्रॉपरली बाउंस बैक हुआ। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक, वेरी फ्यू मतलब नियरली एक अल्फा पार्टिकल ही था जो कम्प्लीटली बाउंस बैक हुआ। हम लोग इससे ये पोस्टुलेट से ये कंक्लूड कर पाए कि जो एटम्स है ना, उनका बीच में सेंटर पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन रहता है, जिसके वजह से जब वो सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है ना, जैसे इधर देखो, इधर सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है, एंड जो ये जब प्रॉपरली एकदम सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है तो प्रॉपर बाउंस बैक हो रहा है। बट थोड़ा सेंटर से आजू बाजू स्ट्राइक हुआ तो उसका थोड़ा एंगल चेंज हुआ। बट वो जब साइड से प्रॉपरली जा रहा है ना, विदाउट थोड़ा सा भी टच किए हुए सेंटर को, तो वो एकदम अनडिफ्लेक्टेड चला जाता है। तो इससे ये कंक्लूड किया साइंटिस्ट ने कि जो एवरी एटम है ना कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस एंड अ होल पॉजिटिव चार्ज इनसाइड न्यूक्लियस, द होल मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स कोर। ओके, ये कंक्लूजन दिया, मतलब पूरा जो मास है ना एटम का उसके सेंटर में ही है, एंड जो बाहर है ना वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो पार्ट्स है ना
वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग ऑर्बिट्स बनाया हुआ है, उनके बीच में एक फोर्स है जिसके वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसके वजह से पूरा बैलेंस आउट हो जाता है चार्जेस एंड पूरा एटम बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एंड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस ऐसा अलाइन किया हुआ है ऑर्बिट्स पे, वो अच्छे से है टिके हुए हैं ऑर्बिट्स पे। सो एंड देन हम लोग को इससे रदरफोर्ड ने रेडियस ऑफ एटम भी बताया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी बताया, रेडियस और एटॉमिक नंबर का रिलेशन भी बताया। सो हम लोग वो देखते कि क्या बताया। तो क्या है एटॉमिक नहीं, मास नंबर का रिलेशन। रेडियस ऑफ एटम इस क्या है 1 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम लोग 10⁻⁻10 मीटर भी लिख सकते हैं या 10⁻⁸ सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बताया हम लोग को 10⁻15 मीटर, जिसको हम लोग 10⁻13 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। एंड देन हम लोग को बताया रेडियस और मास नंबर के बीच का एक रिलेशन। जो रेडियस है ना वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है ना वो मास नंबर के 1:3 बनता है। तो ये एक फॉर्मूला टाइप बन गया जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई। 2 एटम दिया है, उसके 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई के रेडियस दिए हुए, या हम लोग को 2 ये मास नंबर्स दिए हुए हैं, उससे हम लोग उनका रेडियस ढूंढ सकते हैं 1/3 का √1/3 करके। सो ये एक फॉर्मूला बन गया जो हम लोग को रदरफोर्ड ने बताया था। एंड देन हम लोग है ना रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई का रेशो में देखते हैं। रेडियस ऑफ एटम कितना है 10⁻⁻10, न्यूक्लियाई कितना है 10⁻15। तो रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁵ टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। जो रेडियस ऑफ एटम इतना बड़ा है, समझो 10⁵ टाइम्स न्यूक्लियस का रेडियस से बड़ा है एटम का रेडियस, मतलब समझ सकते हो इतने बड़े एटम में इतना सा ही रेडियस न्यूक्लियाई रहेगा। ओके एंड उसके वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो हो जाएगा 4/3 πr एटम का क्यूब, रेडियस ऑफ एटम का क्यूब, एंड इधर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब। ये किया तो आ जाएगा 10⁻30, इधर 10⁻40। एंड जब हम लोग ने वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई किया तो आ जाएगा 10⁻15। तो वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁻15 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई। तो इससे क्या समझा कि जो एटम का वॉल्यूम है ना वो न्यूक्लियाई के वॉल्यूम से काफ़ी बड़ा है, मतलब 10⁻15 टाइम्स बड़ा है, मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है। एंड ये हम लोग को क्वेश्चंस में आता है, मोस्टली हम लोग ये कर क्यों रहे क्वेश्चंस के लिए कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस में हम लोग को डायरेक्टली रेशोज वगैरह पूछ लेते हैं। दूसरा इसका कुछ ज़्यादा यूज़ है नहीं, हम लोग को बस ये याद रखना है, ये कंसेप्ट है जो पोस्ट्यूलेट्स है, मतलब ये बताया था रदरफोर्ड ने, ये सब याद रखना, ये क्वेश्चंस में आ सकता है। एंड अभी हम लोग बात करेंगे ड्रॉबैक्स के बारे में। ड्रॉबैक्स क्या है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला चार्ज पार्टिकल्स व्हेन एक्सिलरेटेड शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट विल एमिट रेडिएशन, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी लेस। तो ये क्या बोल रहे हैं, जब जो ये चार्ज पार्टिकल है ना जब एक्सिलरेटेड होते हैं तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करते हैं, तो एमिट करते टाइम वो उनका एनर्जी थोड़े टाइम के बाद कम होता जाएगा। सो उनका एनर्जी कम होते 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 इधर न्यूक्लियस पे क्रैश हो जाएगा, ये इधर ये बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, और द ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक, मतलब ऑर्बिट कंटिन्यू छोटे होते जाएंगे। एंड कैलकुलेशन शो दैट एन इलेक्ट्रॉन टेक्स 10⁻⁸ सेकेंड्स टू स्पाइरल डाउन इनटू न्यूक्लियस। तो ये क्या बोल रहे हैं कि 10⁻⁸ सेकेंड्स में ही जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस पे आके क्रैश हो जाएगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपने बताया वो गलत है, ऐसा मैक्सवेल ने बोला। ओके एंड और जो ड्रॉबैक्स है वो क्या है, अनदर सीरियस ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस, व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये जो हम लोग बोहर का जो एक्सपेरिमेंट है उससे हम लोग समझेंगे कौन से एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, ये सब इधर कुछ बताया नहीं रदरफोर्ड ने, इतना बताया ऑर्बिट्स प्रेजेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बट कौन से एनर्जी लेवल पे रहेंगे, क्या रहेंगे, कितना एनर्जी रहेगा किसको, वो सब नहीं बताया। सो ये एक ड्रॉबैक है। एंड थर्ड इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, बट इट इज़ फाउंड टू बी डिसकंटिन्यूस। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है जो हम लोग बोर्स का मॉडल पढ़ने के बाद पढ़ेंगे ना वो है ना शुड बी कंटिन्यूस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, वो बोल रहे हैं कि कंटिन्यूस होना चाहिए, बट जो हम लोग ने एक्चुअली जब ढूंढा ना तो वो क्या होता है डिसकंटिन्यूस। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये एनर्जी लेवल्स रहते हैं, ऑर्बिट्स रहते हैं, एंड जो हम लोग ने देखा वो इधर से इधर इधर से इधर कुछ भी जा सकते हैं, जो डिसकंटिन्यूस होता है। बट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ये कंटिन्यूस है, ये डायरेक्टली इधर से इधर ऐसा मूव करेगा, कंटिन्यू में कुछ ऐसा डिसकंटिन्यू है ही नहीं, तो इसके वजह से ये
पॉइंट भी ड्रॉबैक हो गया उसका। एंड देन अभी हम लोग क्वेश्चंस करते, तो एक बार पूरा ये गो थ्रू करते क्या क्या बोला हम लोग ने। फर्स्ट तो इसका पूरा मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर। सेकेंड, इसका हम लोग ने फॉर्मूला देखा। देन ये रेडियस ऑफ एटम इज 10⁵ टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियर। ये वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10⁵15 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियर। इसके पोस्टुलेट्स पढ़े, जो हम लोग एटम कैसा होना चाहिए, बीच में मास कॉन्सेंट्रेटेड है, आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स है, एंड वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली फोर्स उसका बैलेंस्ड आउट है, इसलिए वो न्यूट्रल हो रहा है। एंड उसके ड्रॉबैक्स क्या पड़े, जब मैक्सवेल का एक ड्रॉबैक था जो ये वाला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चार्ज पार्टिकल्स है ना वो एक्सिलरेटेड होते हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेंगे, तो इमिट करते करते उनका एनर्जी एक मोमेंट पे बहुत कम हो जाएगा एंड 10⁻⁸ सेकेंड्स में न्यूक्लियाई पे क्रैश डाउन कर जाएगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा मैक्सवेल बोले। फिर सेकेंड ड्रॉबैक भी वही है कि उनके एनर्जीज हम लोग को पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल पे। एंड देन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसके बारे में भी कुछ बोला, वो बोला कि कंटिन्यूस होता है, बट एक्चुअल में हम लोग जब बोह्स एटॉमिक मॉडल के बाद पढ़ेंगे तो वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, जो हम लोग तब भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी इसके बारे में बात करके आपको समझेगा नहीं, वो एक बार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होने दो, उसके बाद हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। ना अभी हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। Which of the following properties of atoms could be explained correctly by Thomson's model of atom? Position of electron, proton and neutron in atom नहीं, ये तो करेक्टली हम लोग को नहीं बताया। ये बताया ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, हाँ ये करेक्ट बताया। स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं। तो हम लोग को कौन से एक ही प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया थॉमसन ने कि एटम न्यूट्रल होता है, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम ही हम लोग को ये एक ही प्रॉपर्टी इन्होंने बताया कि एटम का होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स आर नॉट द सेम एज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम को क्या क्या नाम है पता है, प्लम पुडिंग मॉडल है, वाटरमेलन मॉडल है एंड रेजिंग पुडिंग मॉडल है, बट ये न्यूक्लियर मॉडल नहीं है। ऑफकोर्स न्यूक्लियर मॉडल कैसे होगा ये हम लोग ने भी पढ़ा नहीं है, आई गेस कि ये भी आपको पता नहीं रहेगा, बट आप इन दोनों में इतना तो सेंस लगा सकते हो कि न्यूक्लियर मॉडल तो नहीं है। नाउ नेक्स्ट, the fraction of volume occupied by the nucleus with respect to that of the total volume of atom। तो volume of nucleus by volume of atom, तो volume of nucleus कितना था, volume of nucleus 10⁻⁴, -44, 45 एंड 10⁻30, तो इसका आ जाएगा 10⁻15। तो ए इज़ द करेक्ट। डायरेक्टली अगर इधर ऑप्शन ही नहीं दिया 10⁻15 वाला, वरना डायरेक्टली वो टिक कर दोगे तो वो रेशो देखो, उसमें था वॉल्यूम ऑफ एटम बाय न्यूक्लियर, इसलिए 10⁻15 आया था आंसर। इसमें न्यूक्लियर बाय एटम है इसलिए 10⁻⁻15 आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट विच एस्टेब्लिश द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम यूज्ड अ बीम ऑफ। जो एक्सपेरिमेंट था उसमें कौन सा बीम यूज़ किया था, जो पार्टिकल्स किसका एमिट हो रहा था, गामा रेस का नहीं, बीटा पार्टिकल्स नहीं, हीलियम एटम्स विच impinging on the metal foil and got scattered, या हीलियम न्यूक्लियर विच impinged on a metal foil and got scattered। हीलियम एटम्स यूज़ नहीं किया था हम लोग ने, हीलियम न्यूक्लियर यूज़ किया था, जिसको ऐसे लिख सकते हैं He2+, जिसमें 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते, इसलिए उसका मतलब है उसका सिर्फ न्यूक्लियर यूज़ किया था। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अल्फा पार्टिकल्स में 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन होते, इसका ही मतलब सिर्फ न्यूक्लियर यूज़ किया था हम लोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। मोस्ट ऑफ द पार्ट इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, करेक्ट। मोस्ट ऑफ द, ये इतना बड़े एटम में इतना सही जो है वो मास ऑफ मतलब मास नहीं बोल सकते, जगह है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, एंड ये दूसरा सब एम्प्टी है, इलेक्ट्रॉन्स ही है उसमें। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू साइज ऑफ एटम, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफाइनाइट ऑर्बिट्स, एंड लास्ट है मोस्ट ऑल ऑफ मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, ये करेक्ट है। बट हम लोग को ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते, हम लोग को इतना बताया कि डिफरेंट ऑर्बिट्स पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते, तो रिवॉल्व वाला कुछ चीज़ हमें बताया नहीं है, इसलिए सी इज द नॉट अ कंक्लूजन ऑफ रुदर्स एटॉमिक मॉडल। अब ये ना ऑप्शन बहुत क्लोज है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। सो आप है ना फर्स्ट तो ये देख लो, ये 2 ऑप्शन तो प्रॉपरली समझ रहे हैं, इनकरेक्ट है, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसमें देखो कि ज़्यादा करेक्ट कौन सा लग रहा है आपको। तो इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, यही बोला था कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट पूरा खाली रहता है, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते, और हम लोग ने एग्जाम्पल भी वही पढ़ा ना, ऐसे जाके ये डिफ्लेक्ट होगा, बट ऐसे गया तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, उसका मतलब भी क्या होगा कि दूसरा पार्ट इज एम्प्टी ऑलमोस्ट। बट ये चीज़ हम लोग को किधर आया नहीं, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है ऐसे नहीं बताया, हम लोग को बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में प्रेजेंट है। ओके,
एंड ये रिवॉल्व होने के वजह से इसका स्ट्रक्चर था ना रदरफोर्ड का, वो करेक्ट था, बट इस ये नहीं बता पाया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो रिवॉल्व हो रहे हैं, इसके वजह से वो घूम के वो सेंटर पे क्रैश नहीं होंगे, ये चीज़ वो नहीं बता पाया, इसलिए उसका मॉडल रॉन्ग प्रूव हो गया। बट उसका पूरा स्ट्रक्चर करेक्ट था, बस एक चीज़ का ये वाला चीज़ मिसिंग होने के वजह से वो एक्सीलरेशन आके वो मैक्सवेल ने बोला कि वो क्रैश हो जाएगा, जो कि सही है। बट जब वो रिवॉल्व होता रहेगा तो उसका एनर्जी उतने ही लेवल में रहेगा, तो उसके वजह से वो क्रैश नहीं होगा, एंड वो मॉडल कंप्लीटली करेक्ट, ऑलमोस्ट करेक्ट है ना। अभी आगे, व्हेन अ गोल्ड शीट इज bombarded by a beam of alpha particles, only a few of them get deflected, whereas most go straight undeflected. This is because the force of repulsion acting on the fast moving alpha particle is very small. नहीं, a nucleus has a much smaller volume than that of an atom. ये बोल सकते हैं एक बार के लिए, आगे का पढ़ते। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड ऑन द अल्फा पार्टिकल बाय ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स इज नॉट सफिशिएंट। नहीं, द न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस डू नॉट हैव एनी अफेक्ट ऑन द अल्फा पार्टिकल्स। नहीं, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या पूछा है, जो आधे से ज़्यादा जो पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट क्यों गए एंड डिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि न्यूक्लियस का वॉल्यूम इज बहुत ज़्यादा छोटा है न्यूक्लियस ऑफ एटम। कितना 10⁻15 इतना पावर छोटा है वॉल्यूम न्यूक्लियस का एटम से, इसके वजह से आधे से ज़्यादा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्ट गए, एंड जो पार्टिकल्स न्यूक्लियर पे टच हुए एंड न्यूक्लियर के आजू बाजू में थे ना वो डिफ्लेक्ट हुए या कम्प्लीटली डिफ्लेक्ट हुए। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। अभी हम लोग बात करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या है, मतलब साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ना, तभी उनको लाइट है ना दो अलग अलग फॉर्म्स में मिला, लाइक दो अलग नेचर में उनको मिला। लाइक एक नेचर था वो वेव नेचर, वो था कंटिन्यूस नेचर, बट दूसरा था वो पार्टिकल नेचर था, जो कि था डिसकंटिन्यूस नेचर। तो अभी हम लोग एक फर्स्ट नेचर, पहले वेव नेचर को पढ़ेंगे, देन उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह उसका स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे, एंड थोड़ा क्वेश्चंस करते, एंड देन हम लोग पार्टिकल नेचर पे आते। पार्टिकल नेचर का हम लोग पूरा कंसेप्ट समझते, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके विल एंड दिस पार्ट। सो हम लोग वेव नेचर देखते हैं क्या है। वेव नेचर में है ना, ये देखो वेव नेचर हम लोग जो शो करते हैं ना, तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें देखना, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है, और जो मूव कर रहा है वो वेव इज ऑन एक्स एक्सिस। तो इससे हम लोग ने क्या समझा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड से, और मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच वेव इज मूविंग। सो अभी हम लोग एक एक टर्म्स के बारे में समझते। इसको हम लोग वेव बोलते हैं, इसको हम लोग स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। सो अभी हम लोग पहले वेव लेंथ के बारे में समझते हैं। वेव लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रिस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड अ वेव लेंथ। मतलब ये दो क्रिस्ट एंड ये दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं वेव लेंथ। मतलब एक फुल वेव कंप्लीट होगा, जैसे इधर से जाके फिर से ये लाइन पे आ गया, उसको हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। एक पूरे वेव का जो लेंथ है उसको वेव लेंथ बोलते हैं। ये यूनिट्स कौन सा लेंथ आ गया, तो यूनिट कौन सा, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये सब चलता है। एंड अभी हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इन यूनिट टाइम। मतलब एक पॉइंट से वो कितने वेव्स पास हो रहे एक यूनिट टाइम में, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि तो आप कितना, आपका मोबाइल यूज़ करने का फ्रीक्वेंसी कितना है, मतलब आप एक टाइम में कितनी बार मोबाइल को उठा के पढ़ाई के टाइम यूज़ कर सकते हो, उसको बोलते हैं मोबाइल यूज़ करने का फ्रीक्वेंसी। वैसे इधर वेव का फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक यूनिट टाइम पे वो उस नंबर ऑफ वेव्स पासिंग फ्रॉम अ एक गिवन पॉइंट पे उस यूनिट टाइम पे कितने वेव्स पास हुए उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब ये पॉइंट है एंड उस टाइम पे हम लोग ने देखा कि इस पे 5 वेव्स मूव हो रहे हैं, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 5। ओके, तो ये है फ्रीक्वेंसी की एक टाइम पे उस पॉइंट पे कितने वेव्स जा रहे हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एंड इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का ये देखो ये न्यू करके आता है, इसको न्यू बोलते हैं, एंड इज इक्वल टू 1/t। ओके, एंड यूनिट क्या है, इससे हम लोग समझ ही सकते हैं, मिनट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, आर इनवर्स। वैसे ही वेव नंबर है। वेव नंबर क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस। मतलब एक वेवलेंथ दिया है ना, उसमें मतलब नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस, मतलब इतने डिस्टेंस में कितना वेव्स प्रेजेंट है उसको वेव नंबर बोलते हैं। ओके, एंड वेव लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, क्योंकि जितना लेंथ बड़ा होगा वेव का उतने वेव नंबर्स कम होंगे। मतलब इतना एक डिस्टेंस है
एंड उस वेव का लेंथ इज इतना, करेक्ट। तो इसमें हम लोग कितना वेव्स आ सकते हैं, सिर्फ 2। तो इसका वेव नंबर कम होगा, जितना वेवलेंथ बड़ा होगा ना उतना वेव नंबर्स कम होगा उतने यूनिट डिस्टेंस में। एंड इसको हम लोग कैसे यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स मीटर इनवर्स। एम्पलीट्यूड क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ थ्रू द बेस लाइन। मतलब इसमें देखते इधर से इधर जो मेन जो सबसे ऊपर पीक पॉइंट है ना उससे लेके बेस पॉइंट तक कितना हाइट है इज द एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम हाइट है ना उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। टाइम पीरियड क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड को और कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। एंड फ्रीक्वेंसी को लिखा है ना इधर 1/t, इसलिए वैसे भी लिख सकते हैं। सो अभी हम बात करते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सिलरेशन perpendicular electric field and magnetic field are generated and it passes as work known as electromagnetic waves। यू नो क्या, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है ना तो वो ज़ीरो वेलोसिटी पे भी उसको कुछ चार्ज रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड है ना वो ज़ीरो वेलोसिटी पे उसका चार्ज इज ऑल्सो ज़ीरो, बट वो कुछ वेलोसिटी में है ना तो उसका चार्ज होगा। एंड जब ये चार्ज इज एक्सिलरेटेड ना तभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। ये हम लोग सीखेंगे फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला चैप्टर से ही सीखेंगे ये चीज़। बट अभी के लिए जब चार्ज इज इन एक्सिलरेशन ना तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दिखाएगा। एंड वो रेंज वेरी करता है, मतलब वो हम लोग समझेंगे। एंड जो EM वेव्स होते हैं ना उसका स्पीड इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड EM वेव्स है ना उनको कोई मीडियम का जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही प्रोपोगेट कर सकते हैं। डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, ओके। एंड स्पीड ऑफ वेव्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, करेक्ट। क्यों ऐसे लिखा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस इंटू फ्रीक्वेंसी। तो वही इधर लिखा है, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड ऑफ लाइट ले लिया डायरेक्टली, c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। एंड इसको ऐसे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय वेवलेंथ या वेवलेंथ इज इक्वल टू c बाय फ्रीक्वेंसी करके भी लिख सकते हैं। ये एक फॉर्मूला बन गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिलीव मी। एंड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एंड हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों, वेवलेंथ मतलब जितना बड़ा वेवलेंथ रहेगा वो एक ही जगह पे बार बार आना बहुत कम होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, करेक्ट। एंड अगर वेवलेंथ बहुत छोटा है तो उस यूनिट टाइम पे वो गिवन पॉइंट पे बहुत वेव्स आएगा, फटाफट आएगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। इसलिए वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एंड ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हम लोग ने इधर डायग्राम भी। एंड इसको ग्राफ हम लोग कैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से इंडिकेट कर सकते हैं, बराबर। एंड अभी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। ये ना जो रेडिएशंस का हम लोग ने बात किया ना वो जो वेरी करता है, तो वो वेरी ऐसे करता है, मतलब इतने टाइप्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है प्रेजेंट है जिनका वेवलेंथ अलग रहेगा, किसी का फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा। तो अभी हम लोग ये पढ़ते क्या है, इधर से स्टार्ट करते। लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये इसका है ना इंक्रीजिंग वेवलेंथ इस एड है, मतलब इसका वेवलेंथ इस सबसे ज़्यादा। देन रेडियो वेव्स, उसमें माइक्रोवेव्स, बराबर, फिर इंफ्रारेड वेव्स, फिर विजिबल स्पेक्ट्रम आ जाएगा, फिर अल्ट्रावायलेट रेज एंड देन एक्सरेज एंड गामा रेज। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ओके। इस साइड जाएंगे ना, इधर से गामा रेज से हम लोग लॉन्ग रेडियो वेव्स तक जाएंगे ना तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा, बट फ्रीक्वेंसी इधर डिक्रीज होगा। फ्रीक्वेंसी गामा रेज का सबसे ज़्यादा रहेगा एंड वेवलेंथ इसका सबसे ज़्यादा रहेगा। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर, ये याद रखना पड़ेगा। लॉन्ग रेडियो वेव्स के बाद स्मॉल रेडियो वेव्स आता है, उसके बाद माइक्रोवेव। स्मॉल रेडियो वेव्स है ना AM या FM करके दिया हुआ रहता है, एंड देन माइक्रोवेव्स एंड देन इंफ्रारेड वेव्स, देन विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरेज एंड गामा रेज। ये 5-6 बार बोलो, आपको याद रह जाता है, विद टाइम आपको ये याद रह ही जाएगा। एंड विजिबल स्पेक्ट्रम कौन सा किधर से किधर रहता है, 400 nm to 700 nm। ये स्पेक्ट्रम ये है जिसमें हम देख सकते हैं, दूसरे जो है ना वो हम देख ही नहीं पाते वो रेस। सो ये वाला स्पेक्ट्रम इज जो हम लोग देख पाते हैं, जो कलर्स में है वो सब। सो अभी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। होप ये दिस इज वेरी क्लियर। फर्स्ट हम लोग फुल एक बार वेव नेचर में वेवलेंथ के बारे में पढ़ा, सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रफ के बीच का डिस्टेंस इज वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक पॉइंट पे एक गिवन टाइम पे कितने वेव्स पास कर रहे। वेव नंबर क्या है, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस, मतलब एक डिस्टेंस में कितने वेव्स प्रेजेंट है वो ढूंढना है। देन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब जो मैक्सिमम हाइट है क्रेस्ट या ट्रफ का जो भी है
उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एंड टाइम पीरियड, एक साइकिल कंप्लीट करने को कितना टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या होता है, जो चार्ज होता है वो एक्सिलरेटेड होता है तभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिखा पाएगा, मतलब ही वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, तभी उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड ऑफ लाइट एंड इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड EM वेव्स को कोई भी मीडियम का ज़रूरत नहीं होता मोशन के लिए, प्रोपोगेशन के लिए ऑफकोर्स। एंड स्पीड ऑफ EM वेव्स इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, इससे हम लोग ने प्रूव किया। उसको हम लोग लिख सकते हैं C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। एंड ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं एक दूसरे से। एंड देन हम लोग ने बात किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। ये स्पेक्ट्रम क्या है, इसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, ये स्पेक्ट्रम वाले शो करते हैं, मतलब इस वेवलेंथ से कुछ वेवलेंथ तक ये शो करते हैं। उसका फ्रीक्वेंसी भी है वैसे, जैसे गामा रेस का वेवलेंथ इज सबसे छोटा, बट लॉन्ग रेडियो वेव्स का सबसे बड़ा होता है वेवलेंथ, वैसे ही फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्ग रेडियो वेव्स इज सबसे छोटा एंड गामा रेस का फ्रीक्वेंसी इज बहुत बड़ा। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये याद रखना ही पड़ेगा पूरा सीरीज, तभी आपका क्वेश्चंस होगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं ये चीज़। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज, फर्स्ट तो रेडियो वेव्स चाहिए, किसके बारे में पूछा है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मतलब फर्स्ट एक्सरेज या गामा रेज होने चाहिए, तो ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें रेडियो वेव्स है, गलत। ये एक्सरेज है, ये एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट इज रेडियो वेव्स, फिर से गलत। ये यूवी रेज है, देख सकते एक बार उसके पीछे वाले ना क्या है। एक्सरेज के बाद यूवी रेज दिया है, करेक्ट है फ्रीक्वेंसी वाइज, फिर माइक्रोवेव्स एंड फिर रेडियो वेव्स, ये करेक्ट है। इसमें यूवी रेज के बाद एक्सरेज दिया है, एक्सरे का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहता है, गामा रेज के सेकंड पे आता है, गामा रेज के बाद। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम लोग ने इधर ना कॉस्मिक रेज के बारे में पढ़ा नहीं, जो कॉस्मिक रेज है ना गामा के इस साइड आ जाता है ऐसे। कॉस्मिक रेज का फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा होता है, सो ये याद रखना। ये एनसीईआरटी में कॉस्मिक रेज का बताया हुआ नहीं है, एनसीईआरटी में गामा रेज तक ही है, बट क्वेश्चन आ गया तो यू शुड नो। ये अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना, फ्रीक्वेंसी 1368 किलोहर्ट्ज। द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर इज, फर्स्ट तो हम लोग को फॉर्मूला अब भी पढ़ा, C इज इक्वल टू ये, और इसमें हम लोग को क्या पूछा है, वेवलेंथ। तो C बाय फ्रीक्वेंसी कर देंगे तो वेवलेंथ आ जाएगा। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू 3 × 10⁸ बाय 1368 × 10⁻³ हर्ट्स करना है, किलो हर्ट्स है उसका। अब ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 10⁵ आ जाएगा फर्स्ट, डिवाइड बाय 368, तो क्या आ जाएगा 30,000 डिवाइड बाय 1368, तो आ गया 21.92। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया, बट आप कैलकुलेटर मत यूज़ करना, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, सो प्लीज़ आप मत यूज़ करना है, आप खुद से करना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे आ सकता है। सो अभी हम लोग आते हैं पार्टिकल नेचर। वेव नेचर किया, वेव नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होता है वो पढ़ा, उसका स्पेक्ट्रम पढ़ा एंड देन क्वेश्चन सॉल्व किया। एंड अभी हम लोग बात करेंगे पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर क्या है, जब है ना लाइट ऐसे फॉर्म में आ रहा है, एंड ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म है ना, ये वेव का फॉर्म है जो कि है कंटिन्यूअस, करेक्ट। एंड जो ये सेकेंड फॉर्म है ना, ये फोटोन और क्वांटा बोलते हैं। जो पार्टिकल्स का जो पैकेट्स दिख रहा है ना इधर, उसको फोटोन या क्वांटा बोलते हैं, जो कि एक डिसकंटिन्यूअस वे ऑफ ट्रांसमिशन है। बट पार्टिकल नेचर भी प्रूफ हुआ है बहुत। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे, उससे हम लोग क्या सीखते हैं कि पार्टिकल नेचर सच्ची में एग्जिस्ट करता है लाइट का, वो हम लोग उससे प्रूव कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को पार्टिकल नेचर पढ़ना इज इम्पॉर्टेंट। तो अभी पार्टिकल नेचर में पहले तो हम लोग ये लाइन्स पढ़ते जो लिखा है, रेडिएंट एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी इज नॉट कंटिन्यूअस but discontinuous in the form of small discrete packets of energy and these packets are called as quanta। जो रेडिएंट एनर्जी जो एमिट हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है ना पार्टिकल नेचर में, वो कंटिन्यूअस नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस होता है। ऑफकोर्स ये बोला है, वो किस फॉर्म में होता है, स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स के फॉर्म में, पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होता है, जिसको क्वांटा बोलते हैं। इतना लिखा है। फिर नेक्स्ट पढ़ते, इन केस ऑफ लाइट द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटोन, बट इन जनरल द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज क्वांटम। इधर क्या बोला है, केस
लाइट के केस में हम लोग इसको फोटोन के नाम से बोलते हैं, बट इन जनरल स्मॉल मतलब क्वांटम के नाम से हम लोग जानते हैं उसको। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। मतलब इसमें क्या है, पार्टिकल नेचर में जो एनर्जी है ना वो हमेशा फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रहेगी। सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम लोग ने एक कांस्टेंट लाया जो है प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड इसका वैल्यू इज 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। एंड अगर ये क्या है, एनर्जी मतलब एनर्जी इज इक्वल टू 1 HV लिखा है। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा है तो n इंटू करना पड़ेगा। ये 1 फोटॉन के लिए है, ये n फोटॉन्स के लिए है, करेक्ट। ये 1 फॉर 1 फोटॉन एनर्जी इतना होता है फॉर n फोटॉन्स। एंड देन हम लोग फ्रीक्वेंसी को और एक टर्म में लिख सकते हैं जो कि है v इज इक्वल टू मतलब न्यू इज इक्वल टू c बाय वेवलेंथ, जो इधर हम लोग ने लिखा। एंड देन हम लोग एक रेशो निकाल सकते हैं जो कि है E1 बाई E2। उसको हम लोग इक्वल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी 1 बाई फ्रीक्वेंसी 2 आएगा, बट उसको इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, वेवलेंथ 2 बाई वेवलेंथ 1, बिकॉज एनर्जी से और फ्रीक्वेंसी दोनों से वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसके वजह से ऐसा आएगा रेशो। ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पर। सो अभी हम लोग ये फॉर्मूला इधर लिखा है, इसमें h न्यू फ्रीक्वेंसी, h इज इक्वल टू HC बाय वेवलेंथ इज इक्वल टू HC वेव नंबर। वेवलेंथ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वेवलेंथ इज इक्वल टू 1 बाय वेव नंबर, इसलिए ये फॉर्म भी पॉसिबल है लिखना। तो है ना, अभी हम लोग क्वेश्चन करते फर्स्ट। तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5000 एमस्ट्रॉन्ग। वेवलेंथ कितना है, 5000 एमस्ट्रॉन्ग। इसको हम लोग एमस्ट्रॉन्ग को 10⁻10 मीटर भी बोल सकते हैं, करेक्ट। अभी फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढते हैं, ये से c बाय लैम्डा, c कितना है 3 इंटू 10⁸, एंड इसको लिख सकते हैं 5 -7 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 10⁻15 बाय 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻14 फ्रीक्वेंसी है तो सॉरी सेकेंड इनवर्स आ जाएगा, करेक्ट। तो अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी मिला उससे एनर्जी ढूंढ सकते, तो एनर्जी ढूंढते, एनर्जी कैसे आ जाएगा, E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा भी कर सकते हैं या H ये भी कर सकते हैं, आपका मर्जी है। तो है ना, मैं एक ट्रिक बताती हूँ, HC बाय लैम्डा वाला क्वेश्चन इजी जाएगा आपको करने को। उससे क्या है कि 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय लैम्डा कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻7। 6 इंटू 3 कितना होता है 18, तो 6.6 इंटू 3 हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 20 ले सकते। तो 20 इंटू 10⁻34 में से +8 करो तो कितना आ जाएगा -26 डिवाइड बाय 5 इंटू 7, तो हो जाएगा 10⁻7 4 इंटू 10 प्लस ऊपर जाएगा +7 तो आ जाएगा -19, करेक्ट। तो इससे ऐसे भी इजी होता है, HC इंटू 6 इंटू 6.6 करना इजी है, बट अब आपको है ना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में HC बाय लैम्डा करके आंसर लाने को बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी बहुत कम देते हैं आपको, वेवलेंथ ही ज़्यादा देते हैं। सो ये आप एक इसको याद रखो, ऐसे ही सॉल्व करो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। अभी ये एनर्जी कन्वर्जन पता है, हम लॉ ऑफ एनर्जी कन्वर्जन पता है, जितना एनर्जी यूज़ होगा उतना मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा उतना रिलीज होगा, करेक्ट। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी V1 का न्यू1 का एनर्जी इज गेटिंग एब्जॉर्ब एंड रिलीज होने के टाइम फ्रीक्वेंसी न्यू2 एंड न्यू3 दो टाइप के फ्रीक्वेंसी का एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड। तो हम लोग ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के फॉर्म में लिख लिया, H न्यू1 इज इक्वल टू H न्यू2 प्लस H न्यू3। तो H सबका कट तो हो जाएगा न्यू1 इज इक्वल टू न्यू2 प्लस न्यू3। तो आई होप दिस ये कैसे आया, ये समझा है सबको। वैसे इस पर एक क्वेश्चन है, अभी आपको वेवलेंथ दिया रहेगा तो कैसे करोगे। तो अभी हम लोग ने ऊपर देखा तो क्या आया, न्यू1 इज इक्वल टू न्यू2 प्लस न्यू3। अभी फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, C बाय वेवलेंथ 1 इज इक्वल टू C बाय वेवलेंथ 2 प्लस C बाय वेवलेंथ 3। तो सबका C कट हो जाएगा तो वेवलेंथ के टर्म्स में आ गया, करेक्ट। तो अभी ऑप्शंस चेक करो, ये तो नहीं आएगा, ये हाँ ये चलेगा, ये भी चलेगा। तो 4th इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ 2 and
3। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं अभी इधर डायग्राम के फॉर्म में, वरना नॉर्मली लैंग्वेज के फॉर्म में आया तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। देन अभी हम लोग पढ़ते हैं यूनिट्स ऑफ एनर्जी। यूनिट्स ऑफ एनर्जी किस लिए पढ़ना है, ताकि क्वेश्चंस में कुछ दूसरा यूनिट दिया पूछा किसी और में तो कन्वर्ट करने आना चाहिए। जूल, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵ अर्ग, 1 कैलोरी इज 4.2 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। ये याद रखना है रट्टा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज नॉट डिफ्लेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ऑफकोर्स न्यूट्रॉन, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट ही नहीं होता, जीरो चार्ज। विच इज और आर करेक्ट अबाउट हर्ट्ज। हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी, इट्स द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। इट इज नेम्ड आफ्टर हेनरिच हर्ट्ज, ये भी करेक्ट है, ये पता होना चाहिए। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, करेक्ट। यही डेफिनेशन हम लोग ने पढ़ा था, तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, according to the electromagnetic theory of Maxwell, which one is correct? Charged particles when accelerated should emit electromagnetic radiations. When accelerated, okay. Charged particles when accelerated should absorb electromagnetic radiations. या charged particles when retarded should emit electromagnetic radiations. तो क्या होता है, charged particles when accelerated वो emit करते electromagnetic radiations, तो first is the correct option। ये देखो इधर भी लिखा है हम लोग ने ये चीज। When charged particle moves under acceleration, perpendicular E and B are generated and it passes as work known as electromagnetic waves. तो हम ये ना हमेशा चार्ज पार्टिकल जब एक्सिलरेटेड रहेगा ना तो हमेशा एमिट ही करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एब्जॉर्ब नहीं करता, एमिट ही करता है, तभी तो हम लोग को स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ पाते हैं, बराबर। बी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस शोज द प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फोफर। ये तो ZnS, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जिंक सल्फाइड। नेक्स्ट, पार्टिकल इन कैथोड रे हैज द सेम चार्ज बाय मास रेशियो एज। पार्टिकल इन कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन है सेम चार्ज एंड मास रेशो एज बीटा पार्टिकल। मतलब पार्टिकल इन ये क्या है, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन एंड बीटा पार्टिकल का भी EM रेशो इलेक्ट्रॉन के जितना ही है, सो बीटा पार्टिकल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज इतना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इतना, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स ऑफ अ क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना। तो इसमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो इससे वेवलेंथ ढूंढेंगे 3 × 10⁸ बाई फ्रीक्वेंसी कितना है 8 × 10⁻15 गिव्स वेवलेंथ, तो आ जाएगा 3 × 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू वेवलेंथ। एंड क्या पूछा है इसमें कि इन नैनोमीटर्स चाहिए, ये किस में आया, मीटर में आया, करेक्ट। नैनोमीटर्स के लिए क्या, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, करेक्ट। तो 1 मीटर कितना होगा, 10⁻⁹ नैनोमीटर, तो इतना मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, जो आएगा 3 × 2 10⁻²/8, तो इसको लिख सकते हैं 300/8। इसको हम लोग और लिखेंगे 3 पॉइंट क्या आएगा 300 डिवाइड बाई 8 37.5। तो अभी ना ऑप्शन क्लोज कौन सा है वो देखो, तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं कि इसको 3 × 10⁻⁷ नहीं, 2 × 10⁻⁻25 नहीं, 5 × 10⁻⁻8 नहीं, 40, ये देखो 4 × 10⁻1 इज 40, तो ये ऑप्शन बहुत नज़दीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोटॉन्स ऑफ लाइट हैविंग अ वेवलेंथ इतना आर नेसेसरी टू प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी आर। इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा है, तो कैसे ढूंढेंगे, E इज इक्वल टू Nhc/λ। तो E क्या है, 1 जूल है, N ढूंढना है, ये दोनों का टर्म हम लोग ने याद रखा है, इससे लिखना है। एंड वेवलेंथ कितना है 4000, इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम और 3 0, तो हो जाएगा -7, करेक्ट। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5, तो N इज इक्वल टू आ जाएगा 1/5 10⁻⁻7 इज टू 10⁻⁻26,
तो 10⁻26 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 10⁻19/5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 10⁻18। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, फॉर्मूला भाई बस 4 ही फॉर्मूला है, बस कैलकुलेशन है बस, उससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। एंड जो थियोरी है ना वो हम लोग इधर बहुत अच्छे से क्लियर कर ही रहे हैं। सो आपको ये एक बार देख लिया ना, ये चैप्टर इज लाइक हो गया बस। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द लाइट हैविंग वेवलेंथ 45 nm। वेवलेंथ दिया है, एनर्जी पूछा है, तो होमवर्क ये आप खुद एक बार ट्राई करना। ओके, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन हैविंग एन एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट तो इसको जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? 2 × 1.6 × 10⁻−19 इज इक्वल टू, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट एच का वैल्यू लिख सकते हैं 20 × 10⁻26 बाय वेवलेंथ। तो इधर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 20 × 10⁻26 डिवाइड बाय 3। 3.2 को 3 लिख देते हैं इंटू 10⁻−19, तो आ जाएगा 6.2 वगैरह इंटू 10⁻+19 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? -7। तो ऑप्शन सर्च करो, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस वेरी इजी, ये वाला 20 वाला से ना बहुत इजी हो जाता है ये क्वेश्चन, सो प्लीज़ वैसे ही करना ये क्वेश्चन। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? Thomson suggested that the amount of deviation of the particle from their path in the presence of electrical or magnetic field depends on। तो ये हम लोग ने पढ़ा था, करेक्ट। इसमें क्या था? डिविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड 1/मास, करेक्ट। तो अभी हम लोग ऑप्शंस पढ़ते, मतलब और क्वेश्चन में है द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल। हाँ, ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर भी। द मास ऑफ अ पार्टिकल ऑफकोर्स, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड ऑफकोर्स। तो तीनों चीज़ें हैं जो डिपेंड करेंगी ऊपर एक पार्टिकल का पाथ क्या होगा उसके ऊपर। सो 1, 2 and 3। सो अभी हम लोग बात करते पार्टिकल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। मतलब ये पार्टिकल नेचर प्रूव कैसे हुआ? विद द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हेल्प से पार्टिकल नेचर प्रेजेंट होता है लाइट में, ये प्रूव हुआ। अभी पार्टिकल नेचर क्या है? व्हेन एक इंसिडेंट एनर्जी का एक इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग ने एक मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करवाया, ओके, तो उसका अभी वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बाहर जाएगा, या थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, वर्क फंक्शन क्या है, उसके बारे में अभी हम समझते। ओके, अभी जब एक इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आके स्ट्राइक हुआ तभी इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं या फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं। बट ये क्यों, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, वो सब जानते हैं। फर्स्ट तो ये जानना ज़रूरी है थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन क्या होता है। ये है, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to give metal to start photoelectrons affect or to get eject photoelectrons। तो है ना, जब भी इंसिडेंट एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा रहेगा ना तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा, वरना नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखो, बिकॉज जब जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जितना मेटल को एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एनर्जी चाहिए, जब वो मिलेगा ही नहीं तो वो लूज कैसे करेगा, करेक्ट। एंड जब वो मिल जाएगा, इक्वल में रहेगा, तो भी वो लूज नहीं कर सकता, मतलब ऑन वर्ज ऑफ लूजिंग होता है। बट जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिला तो ऑफकोर्स वो लूज करेगा बहुत सारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो वही इधर लिखा है, इंसिडेंट एनर्जी लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑन द वर्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, एंड इंसिडेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा है थ्रेशोल्ड एनर्जी से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। सो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो अभी थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते, एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कौन सा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड वेवलेंथ के टर्म में एच सी बाय लैम्डा, उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। जब एक इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आके स्ट्राइक करता है, उसका थ्रेशोल्ड इज लेस देन जो इंसिडेंट एनर्जी आया है, देन ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होता है जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो हम लोग ये ड्यू टू लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ये भी बोल सकते हैं कि जो इंसिडेंट एनर्जी आया वो कितना होगा। पहले तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जितना एनर्जी मेटल को चाहिए वो, प्लस कितना रिलीज हुआ जो कि है काइनेटिक एनर्जी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स जो रिलीज हुआ वो काइनेटिक एनर्जी है।
तो लिख सकते एच फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एच थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं, करेक्ट। सो जब भी है ना एक फोटोन रिमूव करना है ना, वन फोटोन रिमूव वन फोटो इलेक्ट्रॉन। वन फोटोन क्या है, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है ना, एक फोटोन रिलीज करेगा ना जब, तभी एक फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। ओके, वन फोटोन रिमूव वन फोटो इलेक्ट्रॉन, वन फोटोन रिमूव वन फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। देन हम लोग ने यही चीज़ थोड़े डिफरेंट फॉर्म में लिख लिया। देन इसको हम लोग ने वेवलेंथ के टर्म्स में लिखा, जस्ट हम लोग ने अरेंज किया है, दूसरा कुछ नहीं है। ये फिगर के हेल्प से, जैसे इधर देखो फोटॉन्स आ रहा है एंड जब स्ट्राइक हो रहा है मेटल सरफेस पे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहा है, एंड जितना फोटॉन्स रिमूव होगा, जितना फोटॉन स्ट्राइक होगा उतना ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। ये बात क्लियर रखना। एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व, कभी कभी ऑब्जर्व होगा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फर्स्ट तो जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन 0, करेक्ट। सेकेंड, इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा है थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसका ही मतलब है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। उसका मतलब क्या, इंसिडेंट वेवलेंथ कम है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के। ये इन्वर्स हो जाता है, एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इन्वर्स होते हैं। ये चीज़ हम लोग ने ऊपर भी पढ़ा, तो इधर भी वही अप्लाई होगा। एंड मेन ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन 0 से ज़्यादा चाहिए। अगर काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का 0 है, मतलब वो स्ट्राइक हुआ थ्रेशोल्ड, उसका मतलब जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, सो ये याद रखना। तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा ही चाहिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, तभी जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। अभी ये नहीं, बहुत कंफ्यूजन रहता है इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का। अभी समझो इंटेंसिटी का मतलब क्या है। इंटेंसिटी इज इंक्रीज इन रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, क्या है, इंक्रीज इन रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे हम लोग क्या, पहले अकॉर्डिंग टू क्लासिकल केमिस्ट्री, मतलब पहले बोलते थे जब इंटेंसिटी इंक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगा, बट ये बहुत रॉन्ग है। जब इंटेंसिटी इंक्रीज होगा ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या, इंक्रीज इन रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। तो जितना नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होगा उतना नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बनेगा, उतना ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा, एंड उसके वजह से ये सब चीज़ों के वजह से काइनेटिक एनर्जी पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नो इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन इंक्रीज हुआ। इलेक्ट्रॉन की जगह फोटॉन्स ले लो, फोटॉन्स इंक्रीज हुआ तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा, बट काइनेटिक एनर्जी पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। अभी आप बोलोगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए, नहीं, क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितना फोटॉन्स रिलीज हो रहा है, जिस इंसिडेंट एनर्जी से रिलीज हो रहा है, एंड जितना थ्रेशोल्ड यूज हो रहा है, उतना माइनस करेंगे तभी हम लोग को काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, जो कि सबके लिए सेम होगा। तो इसका मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, ना कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, या ऐसे बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी पे बेसिकली। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, सो इसके वजह से ये जानना इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं। क्या था ये, पहले तो थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन क्या होता है। ये मेटल का खुद का कुछ होता है, खुद का वैल्यू होता है जो हमेशा सेम रहता है। इसमें याद रखना है कि इट इज़ अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू गिव मेटल टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स अफेक्ट और टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इतना मिनिमम एनर्जी चाहिए तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इफेक्ट मतलब इमिट होगा, एंड अगर कम रहेगा इंसिडेंट एनर्जी थ्रेशोल्ड से तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इक्वल रहेगा तो ऑन द वर्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड थर्ड, इंसिडेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो ऑफकोर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही। एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लोग ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के उस टर्म्स में लिखा। एंड जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक होगा एंड उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी कम है, देन ऑफकोर्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा, एंड जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगा, जो कि काइनेटिक एनर्जी की इससे ढूंढ सकते या फिर हाफ mv² से भी ढूंढ सकते, करेक्ट। देन अगर एक फोटोन रिमूव करने के मतलब वन फोटोन रिमूव वन फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर एक फोटोन स्ट्राइक हुआ तो वन फोटो इलेक्ट्रॉन वो रिलीज करेगा ही। एंड ये फोटोन्स कितने होंगे ये किस पे डिपेंड करता है, ऑफकोर्स इंटेंसिटी पे।
अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, एंड वो ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा है। बट इस पर काइनेटिक एनर्जी का कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। और काइनेटिक एनर्जी का क्यों फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज नंबर कितना भी हो, जो इंसिडेंट एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगा ना, वही काइनेटिक एनर्जी है, जो कि सेम रहेगा सब फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ओके, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कभी ऑब्जर्व होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, ये आता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है जीरो से, जीरो रहेगा तो क्या हो जाएगा, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या इंसिडेंट एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल हो जाएगा। इंसिडेंट एनर्जी ज़्यादा चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी से, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा चाहिए, बट वेवलेंथ कम चाहिए, बिकॉज इट इज़ इन इनवर्स प्रपोर्शन, इनवर्स रिलेशन। ये इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी का हो गया। एंड अभी ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखते हैं क्या है। ये हम लोग का इक्वेशन है, करेक्ट। अभी हम लोग ने इसको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लिख लिया, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, करेक्ट। y पे क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ये हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h v नॉट माइनस v। ये तो इससे हम लोग क्या समझे कि h जो है वो m हो गया एंड ये x प्लस c हो गया, करेक्ट। तो x एक्सिस पे आ गया फ्रीक्वेंसी एंड जो v नॉट है ना, हम लोग ने ये जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है, करेक्ट, माइनस वी नॉट, ये सॉरी ये है माइनस वी नॉट। ये क्यों है, ये इसलिए बनाया है जब जो फ्रीक्वेंसी जो हम लोग स्ट्राइक करने के लिए यूज हो रहे हैं वो वी नॉट के इक्वल हो जाएगा एक बार, उसके बाद ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, मतलब उसके बाद ही काइनेटिक एनर्जी बनना स्टार्ट होगा। अगर दोनों जीरो इक्वल रहता, इंसिडेंट एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे आगे बढ़ता ही नहीं, इधर ही स्टॉप हो जाता। बट इंसिडेंट एनर्जी ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी से, इसके वजह से ये स्लोप हम लोग ने बनाया है। इसके वजह से हम लोग क्या समझ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। ओके, बट फर्स्ट क्या है क्राइटेरिया, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा ही होना चाहिए फ्रीक्वेंसी, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। सो नेक्स्ट, अभी ये 2-3 ग्राफ है, आता है क्वेश्चन, इस पर बहुत क्वेश्चन आता है ग्राफ का। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी, अभी हम लोग ने ऊपर ही पढ़ा, दोनों का कुछ रिलेशन ही नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का भी कुछ रिलेशन नहीं है, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है, इंटेंसिटी और नंबर ऑफ फोटॉन्स का रिलेशन है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड या फोटॉन्स एमिटेड वर्सेस इंटेंसिटी, तो इसका आ जाएगा ऐसे इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। क्यों, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा उतना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा, उतना ज़्यादा फोटॉन्स रिलीज होगा, उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, बट एनर्जी पे नो डिपेंड ही नहीं करता। ओके, अभी एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। इफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड देन काइनेटिक एनर्जी विल, ये ना हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका थ्रेशोल्ड हम लोग मानते हैं 20, ओके 20 जूल, ठीक है, 2 ले लेते एंड इस पर हम लोग ने स्ट्राइक किया 30 जूल का एनर्जी, इस पर भी हम इसने स्ट्राइक किया डबल वाला 60 जूल का एनर्जी, तो जो रिलीज होगा वो कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी जो रिलीज होगा वो कितना होगा, इधर 30 माइनस 20 10 जूल एंड इधर 60 माइनस 20 40 जूल। तो ये जो 10 जूल है और 40 जूल है, इनका कुछ रिलेशन है, ये डबल से ज़्यादा है, 10 का डबल इज 20, बट हम लोग का आंसर आया इज 40। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इफ इंसिडेंट एनर्जी इज डबल देन काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर देन डबल। देखो इधर हम लोग ने एग्जाम्पल से ही समझा, इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, मोर देन डबल ही आएगा। वैसे ही अभी स्टॉपिंग एनर्जी के बारे में समझते, क्योंकि ये क्वेश्चन में ना मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इधर क्यों ऐसा है, क्योंकि इनका थ्रेशोल्ड एनर्जी उतना ही है, भले हम लोग कितना भी स्ट्राइक करें तो थ्रेशोल्ड एनर्जी चेंज नहीं हो रहा। इसके वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रॉपरली डबल आएगा कि नहीं आएगा, वो हम लोग को सॉल्व करके ही देखना है। मतलब इंसिडेंट माइनस थ्रेशोल्ड करेंगे तो हम लोग को काइनेटिक मिल जाएगा। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। स्टॉपिंग एनर्जी क्या है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या है, ये हम लोग लिखते थे E इज इक्वल टू QV, ये फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इंटू वोल्टेज, वही है इधर भी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इंटू वोल्टेज, E इंटू V इज इक्वल टू KE एंड V को हम लोग ने स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल दिया, इज इक्वल टू KE बाय E, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। बट जो मैग्नीट्यूड है KE इज इक्वल टू EVS, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी के जगह पे ये भी लगा सकते, स्टॉपिंग एनर्जी भी लगा सकते। ओके,
अभी हम लोग है ना इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्व किया उसके बारे में बात करते हैं. ओके, द रिजल्ट्स ऑब्जर्व्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट वेर the electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface. That is, there is no time lag between the striking of light beam and the ejection of electrons from the metal surface. I hope this is clear. मतलब क्या बोला है इधर कि जब भी स्ट्राइक हुआ तुरंत इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होता है, ऐसा नहीं थोड़ा टाइम के बाद रिलीज होगा, नहीं, जैसे स्ट्राइक हुआ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होता है. यही चीज इधर बताया है. The number of electrons ejected is proportional to the intensity or brightness of light. हम लोग ने ये बात डिस्कस किया. फॉर ईच मेटल देर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व. At a frequency, the ejected electrons come out with a certain kinetic energy. The kinetic energies of these electrons increase with the increase of frequency of the light used. यही चीज हम लोग ने क्वेश्चन से यूज किया. जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ही. अभी क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस है इस पे, करते अच्छे से. द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला अच्छे से समझ लो. ये किधर, ये रहा, ये एक है एंड ये इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये दो फॉर्मूला से आपका सब क्वेश्चन हो जाएगा. और ये हम लोग ने प्रूव भी किया है कैसे आया. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आया है. इंसिडेंट एनर्जी जो कि हम लोग ने इधर से दिया वो यूज किस में हुआ. फर्स्ट तो थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब लूज करने के लिए जो एनर्जी लगा इलेक्ट्रॉन को वो, प्लस जो रिलीज हुआ जो एक्स्ट्रा एनर्जी था वो रिलीज हुआ, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. ओके, क्वेश्चंस. द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी नॉट फॉर अ मेटल इज इतना. कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना इज यूज्ड. तो कैसे करेंगे. एच वी इज इक्वल टू एच वी नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. इसमें हम लोग को काइनेटिक एनर्जी ढूंढना है तो एच वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कर सकते हैं. करेक्ट. एच वी कितना है 1 इंटू 10⁻15. इसको हम लोग 10 इंटू 10⁻14 लिख सकते. माइनस वी नॉट 7 इंटू 10⁻14. याद रखना 15 और 14 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. ये हम लोग को एक ही पावर में लाना पड़ेगा 14 तभी जाके सब्ट्रैक्ट होगा, वरना ये लोग ये गलती बहुत लोग करते हैं, बट ये बेसिक है मत करना. इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. फर्स्ट इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसका वैल्यू लिखते हैं 6.6 इंटू 10⁻−34 इंटू 3 इंटू 10⁻14 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 6 ऑलमोस्ट 18. इधर ऑप्शंस बहुत क्लोज है तो हम लोग को ये सॉल्व ही करना पड़ेगा. 6.6 इंटू 3 18 9 क्योंकि इधर 2 भी दिया हुआ है तो इसके वजह से. तो आ जाएगा 19.8 इंटू 10⁻−20. अभी ऑप्शंस में -19 तक है तो मतलब 1.98 इंटू 10⁻−19. तो कौन सा आंसर आ जाएगा. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. The relation between the energy E1 of the radiation with wavelength इतना and the E2 of the radiation with a wavelength इतना is. ये बहुत easy है. ये तो हम लोग ने रेशो पढ़ा किया था, लिखा था जब पार्टिकल नेचर के बारे में बात कर रहे थे. डायरेक्टली ऐसे तो आ जाएगा 16,000 एमस्ट्रॉन्ग बाय 8,000 एमस्ट्रॉन्ग. तो ये आ जाएगा 2. तो E1 इज इक्वल टू 2E2. कौन सा ऑप्शन है. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. A near UV photon of 300 nm is absorbed by a gas and then re-emitted as 2 photons. One photon is red light with wavelength 760 nm and the wavelength of the second photon is. तो ये ऐसा कुछ बनाते हैं. इसमें आया 300 nm का वेवलेंथ, ये रिलीज कर रहा है 760 nm का वेवलेंथ. देन सेकेंड इसका वेवलेंथ क्या रहेगा. तो इसका हम लोग ने ऊपर ही पढ़ा था कैसे लिखते 1 ये प्लस. करेक्ट. अभी इधर 1/300 माइनस 1/760 कर देते इज इक्वल टू आ जाएगा 1 वेवलेंथ ऑफ सेकेंड फोटोन. तो इसको जब 1 ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 760 माइनस 300 डिवाइड बाई 22800. तो इसको हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 496 nm. सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ये मैंने कैलकुलेटर से यूज़ किया अभी, बट आप प्लीज़ खुद से करना प्लीज़. मेरा हो गया है, आपका नहीं हुआ, सो यू नीड टू यूज़ योर ब्रेन. A photon of wavelength itna m strikes on a metal surface. The work function of the metal being itna. Calculate the energy of photon, the kinetic energy of the emission, the velocity of the photoelectron. ओके, तो फर्स्ट हम लोग इसमें ना एनर्जी ऑफ द फोटोन ढूंढते हैं. ये कैसे ढूंढना है. एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू
एच सी बाई लैम्डा, तो इसको हम लोग लिखते हैं 20 इंटू 10⁻26 डिवाइड बाय वेवलेंथ कितना है 4 इंटू 10⁻⁻7, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻19 मीटर सॉरी जूल। अभी हम लोग को वर्क फंक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे जूल्स में, तो आ जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। इसको लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। नाउ हम लोग को बोला है एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल दिया 5 इंटू 10⁻⁻19। अभी बोला काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, जो एनर्जी है एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, उसको ही थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो कर दिया, तो आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻19, तो 5 माइनस 3.2 कितना होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻19 करेक्ट जूल्स। अभी हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी भी ढूंढ लिया, अभी हम लोग को ढूंढना है वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। ये कैसे ढूंढेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², तो काइनेटिक एनर्जी पता है 1.8 इंटू 10⁻⁻9, तो हाफ mv², हाफ इंटू m कितना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स 9.1 इंटू 10⁻31 इज इक्वल टू v²। अभी आप इससे v² निकाल सकते हो, सो v इज इक्वल टू आप ढूंढो ओके। तो क्या है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल इज इतना, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना। फ्रीक्वेंसी दिया है, फर्स्ट तो एनर्जी ढूंढना पड़ेगा, तो एनर्जी इंसिडेंट माइनस एनर्जी थ्रेशोल्ड वाला गिव्स काइनेटिक एनर्जी। आई होप दिस इज वेरी इजी, आप खुद से कर सकते हो। एच वी माइनस एच वी नॉट गिव्स काइनेटिक एनर्जी, तो एच को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 6 इंटू ये थ्रेशोल्ड है सॉरी, इसको 1.1 एंड 15 14 है, तो इसको 14 करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग डायरेक्टली 11 इंटू 10⁻15 सॉरी 14 माइनस 6 इंटू 10⁻14 गिव्स काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻14 इंटू 6 इंटू 10⁻34 6.6 गिव्स काइनेटिक एनर्जी। तो 6.6 इंटू 5 कुछ 3.3 आएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ इधर, a graph regarding photoelectric effect is shown between the maximum kinetic energy of electron and frequency of incident of light. On the basis of data as shown in the graph, calculate the work function. वर्क फंक्शन हम लोग ने तब भी ग्राफ देखा, उसमें हम लोग ने ये लिखा था पता है, तो जो पॉइंट्स से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसके लिए पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा, इधर देखो क्या दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10 इंटू 10⁻14, इधर ये देखो अच्छे से, इसलिए हम लोग ने ये लिखा करेक्ट हर्ट्ज ओके। एंड अभी हम लोग एच एनर्जी ढूंढना है, वर्क फंक्शन ढूंढना है, तो कैसे एच वी नॉट, तो करेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10 इंटू 10⁻14, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10⁻20 माइनस 20 प्लस 1 माइनस 19 करेक्ट। अभी हम लोग को पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, तो 6.6 10⁻⁻19 जूल कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू एक्स, तो आ जाएगा ऑलमोस्ट 4 करेक्ट। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एक्स, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कन्वर्जन पता है ना, तो ये आएगा। एंड ये कन्वर्जन हम लोग ने फिजिक्स के पार्ट 1 में किया है बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, एंड केमिस्ट्री के भी पार्ट 1 में हम लोग ने ये सब डिस्कस किया है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल सरफेस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना इज एक्सपोज टू अ फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग एनर्जी इतना, विल इट एग्जिबिट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट तो हम लोग को क्या पता है, ये इंसिडेंट एनर्जी पता है करेक्ट, हम लोग को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता है, इससे पहले हम लोग को वर्क फंक्शन यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच वी नॉट, तो आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 5.3 इंटू 10⁻14, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो भी 5 ही ध्यान में रख के करो, तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करो 66 इंटू 53 18 19 0 30
33, तो आ जाएगा 8943 एंड कितना पॉइंट है 2 पॉइंट, तो 34.98 इंटू 10⁻⁻20 करेक्ट। अभी हम लोग ये पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 3.4 इंटू 10⁻⁻19। तो हम लोग देख पा रहे कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना वो इंसिडेंट एनर्जी से कम है, तो इसका मतलब क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। यस ओके, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ऑप्शंस दिया रहेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल अकर, विल नॉट अकर, नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दी अबव, ऐसे 4 ऑप्शन देते हैं एंड आपको कौन सा टिक करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल अकर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम। नंबर पूछा है ना किसी भी चीज़ का, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, तो हमेशा इंटेंसिटी पे ही डिपेंड करेगा, एंड काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। अभी आगे ये ग्राफ वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक एक ग्राफ देखते हैं, क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये तो अब भी पढ़ा, ये तो सही ग्राफ है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये भी सही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड लास्ट में है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये राइट है, तो रॉन्ग कौन सा है, थर्ड इज द इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विथ जीरो वेलोसिटी फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतना, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो ये कैसे ढूंढेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क, इधर क्या बोला है ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज हुए ना उनका जीरो वेलोसिटी है, जीरो वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, एंड अभी हम लोग ने ऊपर यही बात किया था, जब काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा तो क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। अभी हम लोग को वेवलेंथ दे के रखा है इंसिडेंट एनर्जी का, तो हम लोग उससे फर्स्ट तो एनर्जी ढूंढ सकते, उससे हम लोग को क्या बोला है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ढूंढो, तो इसका वेवलेंथ तो उतना ही है करेक्ट, तो हम लोग डायरेक्टली वेवलेंथ वाला फॉर्मूला यूज कर सकते, तो क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ, तो क्या आएगा 3 × 10⁻⁸ डिवाइड बाय 6, 8 × 10⁻⁻8 कर देंगे, क्योंकि एंगस्ट्रॉम है तो 2 0 निकाल दिया तो -8 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10⁻16/68। ओके, देन ये सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा, वेट, तो आ जाएगा 0.044 × 10⁻16, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.4 × 10⁻14 फ्रीक्वेंसी है, सो यस हर्ट्स या सेकेंड इनवर्स कुछ भी, एंड देन हम लोग इससे वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं करेक्ट, कैसे, E0 इज इक्वल टू HV0, तो क्या है 6.6 × 10⁻−34 × 4.4 × 10⁻14, तो क्या आ जाएगा 6.6 × 4.4 29 × 10⁻⁻20 जूल इज द आंसर। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। इसमें पूरे क्वेश्चन में ये एक इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपको ये रिलेशन से डायरेक्टली ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, कुछ भी इजीली, बहुत इजीली निकाल सकते हो। ओके, बस ये समझना ज़रूरी है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो ये इंसिडेंट और थ्रेशोल्ड इक्वल हो जाएगा। सो आज के लिए वी आर डन। अभी नेक्स्ट पार्ट में विल डू पहले तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सब रिवाइज करेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे जो पार्टिकल थियोरी पे, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे डिपेंड है, वो करेंगे, एंड देन हम लोग करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुत कंसेप्ट आते हैं, वो करेंगे, एंड देन सेकेंड पार्ट में और आगे का जो पार्ट्स है लाइक वो क्वांटम नंबर्स वाला, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो सब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड आज के लिए आप ये अच्छे से देखो, अच्छे से क्वेश्चंस बहुत सारे, प्लीज़ अच्छे से सॉल्व करो। जो थियोरी वाला है ना, उसको एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसको रिवाइज करो, उसका कंसेप्ट समझो अच्छे से। एक बार कंसेप्ट समझ गया तो आपको याद रह जाएगा, एंड जो चीज़ याद रखना ही है वो तो रखना ही पड़ेगा। उसका कंसेप्ट अभी एनसीईआरटी में भी नहीं दिया, सो हम लोग भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि ज़्यादा डिटेल में जाके उसका कंसेप्ट वगैरह पढ़े, बिकॉज नीट का एग्जाम इज़ नॉट दैट कि आपको सब आना चाहिए।
ये है कि जो आ रहा है ना वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, एंड मोस्ट ऑफ द चीज़ आपको याद रहना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आता तो सबको है बट याद नहीं रहता, वो सबसे बड़ा इशू है। तो आप रिवाइज करते रहो। फर्स्ट चैप्टर हुआ है केम का, वो रिवाइज करो। फिजिक्स के 2 चैप्टर हो चुके, वो रिवाइज करो। उसके क्वेश्चंस है वो सॉल्व करो। एंड बायो का तो 4 चैप्टर्स हो चुका है, वो भी अच्छे से रिवाइज करो। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो प्लीज़ अच्छे से करो एंड आपको अच्छे से हो जाएगा नीट 2025। सो थैंक यू एंड